वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस मानवा में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आया, 21,000 व्यूज़ और बहुत सारे आप लोगों के नेक्स्ट पार्ट के कमेंट। तो वीडियो को बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी नए लोग वीडियो को ज्वाइन कर रहे हैं वो वीडियो को शुरुआत से कंटिन्यू करें। अदरवाइज़ अगर आप वीडियो को वॉच कर चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में नए पार्ट की टाइमिंग पिन है, डायरेक्ट वहाँ पर टैप करिए और वीडियो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस बार लाइक एम करते हैं 1 के लाइक। पेड़ इतने टेढ़े मेढ़े और छोटे थे जैसे मानो किसी बूढ़ी औरत की उंगलियां हों। घोर काले रंग के फफूंद और काई उन पर जमी थी और आसमान अजीब तरीके से धुंधला था। एक ऐसी जगह जो विचित्र राक्षसों से भरी पड़ी है जिन्हें आप वास्तविकता में कभी नहीं देख पाएंगे। और अब यहीं से एक कहानी की शुरुआत होती है। एक लड़का जिसके ऊपर एक बहुत भयानक मॉन्स्टर अटैक कर रहा होता है उसको खाने के लिए, और वो लड़का उस मॉन्स्टर से काफी ज्यादा हिम्मत जुटाकर लड़ रहा होता है और वो कहता है, और अगर मैं यहीं मर जाऊं तो। लेकिन मैं सपने से जाग गया। बहरहाल साल बीत चुके हैं जब से मुझे ऐसा दर्द होने लगा है मानो मैं हर रोज मर रहा हूँ। फिर से वही बुरा सपना। मैं मरने के दर्द को सहन कर सकता हूँ, इससे भी ज्यादा दर्दनाक क्या है। नींद आ रही है, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ और अगर मैं वास्तविकता में सो जाता हूँ तो मैं दोबारा से उसी दुनिया में चला जाता हूँ। अगर मैं नाइटमेयर की दुनिया में मर जाता हूँ तो मुझे रियल वर्ल्ड में वापस भेज दिया जाता है। मुझे चैन की नींद मिलना नामुमकिन था। फक उस भयानक सपने में मरने से बचने के लिए वेपनरी, मार्शल आर्ट, शॉर्टमैनशिप, जंगल सर्वाइवल और भी बहुत सारी चीजें मैंने 12 साल तक अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया और इसी वजह से मेरे उस पूरे सपने में मरने की संभावना कम होने लगी। बहरहाल फंडामेंटली असली समस्या तो नींद है। अब यहाँ पर जो वो लड़का होता है वो डॉक्टर के पास भी जाता है। डॉक्टर भी उससे कहती है कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करें जो आप करना चाहते हैं और तब शायद आपको अच्छी नींद आ सकेगी। वो लड़का भी अपने मन में सोचता है और कहता है मैं कुछ करना चाहता हूँ, मुझे बस नींद आ रही है, मैं बस चैन से सोना चाहता हूँ, भले ही बस एक बार ही सही। वो इतना सब अपने मन में सोच ही रहा होता है तभी उसके नाक से खून निकलने लगता है। वो अपने खून को देखता है और कहता है आह ये मेरा खून है, आखिरकार ये क्या हो रहा है। और अब वो जमीन पर गिर जाता है और उसके नाक से काफी ज्यादा मात्रा में खून फैल चुका था। जमीन पूरी खून से लाल हो गई थी और वो अपने ही मन में कहता है आखिरकार ये क्या है, मेरी बॉडी काफी ज्यादा लाइट महसूस कर रही है और तो और इतने टाइम से मेरे सर में जो दर्द था वो भी काफी ज्यादा हद तक कम हो गया है और ऐसा महसूस हो रहा है कि ताज़ी हवा मेरे सीने और सर को भर रही हो। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैंने आज वाकई में अच्छी नींद ली है। 12 साल हो गए हैं और ये मत कहना आप क्या मैं सचमुच मर गया। तो ये जगह है जिस नाइटमेयर वर्ल्ड में मैं 12 साल से जी रहा हूँ। अब यहाँ पर वो लड़का नाइटमेयर वर्ल्ड में पहुंच चुका था और वो नाइटमेयर वर्ल्ड में किसी चीज को महसूस करता है। वो उस साइड देखता है तो एक बहुत भयानक मॉन्स्टर उसकी तरफ आ रहा था और वो उस मॉन्स्टर से छुपकर पेड़ के पीछे बैठ जाता है। मॉन्स्टर देखने में काफी ज्यादा भयानक था। वो लड़का अपने मन ही मन कहता है इतने ज्यादा ब्लड लॉस के बाद मैं सचमुच मर चुका हूँ और अगर ऐसा है तो अगर मैं यहाँ मर गया तो वापस लौटने के लिए कोई रियलिटी ही नहीं बचेगी। अब से यही जगह मेरी रियलिटी है। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये किस तरीके की जगह है और ये भी पता है कि यहाँ जिंदा रहने के लिए मुझे क्या करना होगा। मौजूदा हालत को देखते हुए मुझे अभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो मुझे कोई ऐसी जगह जाना चाहिए, कोई ऐसी चमकदार जगह जहाँ मॉन्स्टर आना पसंद नहीं करते। लेकिन ये कैसी फीलिंग है, मैं भागना नहीं चाहता। क्या ऐसा इसलिए है कि मैं बहुत दिनों बाद गहरी नींद में सोया, या फिर इसलिए ये बॉडी मेरे असली बॉडी से काफी ज्यादा यंगर है। मेरी पूरी बॉडी मुझसे चीख चीख कर कह रही है कि फाइट करो और सरवाइव करो। जिनके सामने भाग के आ रहे हुए मॉन्स्टर को एक जबरदस्त स्लैश मारता है और एक ही अटैक में वो जमीन पर गिर जाता है। आसमान से रोशनी खिलने लगी थी। जहाँ दूसरी तरफ जिस मॉन्स्टर को जिनने मारा उसकी बॉडी में तलवार घुसा घुसा कर वो उसका कोर निकालता है और उस कोर को अपने हाथ पे लेता है और उसको नोच नोच कर खा जाता है और खाते खाते अपनी मन ही मन कहता है इस डार्क फैंटेसी वर्ल्ड में मैं हर हाल में जिंदा रहूंगा। पहले तो एक ब्राइटर प्लेस की तरफ। अब वहाँ पर जिन एक रोशनी से भरे प्लेस तक पहुँचता है, सामने की तरफ देखता है और एक स्माइल के साथ कहता है अपने मन में एक और शानदार नींद भरी रात। मुझे आए हुए यहाँ 1 महीना हो गया है। मैं घोर अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता रहा और ऐसा सिर्फ इसलिए कि मुझे अभी सिर्फ लड़ने का मन कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हंटिंग पर जाता हूँ, क्योंकि मजे के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना एक पागलपन है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं लड़ने की इच्छा को रोक नहीं सकता। मैं हंटिंग तभी करता हूँ जब मैं भूखा होता हूँ, जब मुझे फूड चाहिए होता है और वैसे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है और जब मुझे नई पावर हासिल होगी।
मॉन्स्टर के बॉडी के अंदर इंसेंस, इसे खाने से मुझे एक मौका मिलेगा मॉन्स्टर्स की पावर हासिल करने के लिए। और जब से मैंने इसे खाना शुरू किया है तब से यहाँ पर रुकना काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया है। और मैंने एक और फैक्ट को ढूंढ निकाला है, वो ये फैक्ट है कि ये बॉडी सेंस किसी ऐसे आदमी का लगता है जिसे थर्ड क्लास मैक्रेनरी कहा जाता है, मतलब तीसरे दर्जे का भाड़े का सैनिक कहा जाता है। अब सोचूं तो मैं ये लिखी हुई बातें पढ़ सकता हूँ, थर्ड क्लास मैक्रेनरी, इस तरीके का टोकन का एग्जिस्टेंस, इसका मतलब है कि इस दुनिया में कहीं ना कहीं लोग रह रहे हैं। अब वो लड़का सामने की तरफ देखता है, मुझे वहाँ सामने से एक लाइट दिख रही है और वहाँ पर जाके देखता है और कहता है अपने मन में आखिरकार ये क्या है, एक ट्रैप, इसका मतलब है तो आसपास लोग हो सकते हैं। वो सामने की तरफ भागता है और एक घर को जाकर देखता है और अपने मन में काफी हैरानी से कहता है एक घर। अब वो लड़का उस घर की तरफ जाता है और उस दरवाजे को नॉक करता है और कहता है यहाँ पर कोई है क्या? यहाँ पर कोई नहीं है। वो लड़का आगे बढ़ता है और देखता है टेबल पर एक बुक रखी होती है। उस बुक को देखने के बाद अपने मन में कहता है डिमोनिक रियल्म चिरोनिकल्स, इस जगह की हिस्ट्री और जो यहाँ पर टर्म्स यूज होते हैं उस बारे में। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए चीजों को काफी ज्यादा बारीकी से दर्ज किया गया है। ये बुक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बुक को पढ़ ही रहा होता है, तभी अचानक से कुछ आवाज आती है और वहाँ पर कोई आ जाता है और वो आते ही साथ ही कहता है आखिरकार तुम हो कौन? मुझे क्लियरली आंसर दो वरना मैं तुम्हारे सर में छेद कर दूंगा। अब वो लड़का अपने मन में कहता है एक इंसान। मुझे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, लेकिन क्या ये कोई मुझे लुटेरा समझ रहा है? अब वो उससे कहता है कृपया गलतफहमी मत पालिए, इस दूर दराज के इलाके में सिर्फ एक घर था तो मैं बस जिज्ञासावश अंदर आया था, बस इतना ही। देन वो ओल्ड मैन कहता है तो फिर यहाँ से अब निकल जाओ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अब वो लड़का कहता है तो ठीक है मैं समझ गया। और फिर वो बुक की तरफ देखता है और कहता है लेकिन बाय एनी चांस क्या आप मुझे ये किताब उधार दे सकते हैं? मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ और इसका मुझे कोई कीमत चुकानी पड़े तो मैं चुकाऊंगा। वो ओल्ड मैन कहता है अगर मैं इस तुम्हारी रिक्वेस्ट को मना कर दूं तो? अब वो लड़का अपने मन में कहता है मुझे इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए इस बुक की काफी ज्यादा जरूरत है। और उस मामले में फिर वो लड़का उस ओल्ड मैन से कहता है तब तो मैं रॉबर बनना पसंद करूंगा। और अब वो अपने खंजर को निकाल लेता है और अपने मन ही मन कहता है मुझे नहीं पता कि ये बूढ़ा आदमी कितना ताकतवर है, लेकिन मुझे ये भी नहीं लग रहा है कि मैं इससे हार जाऊंगा। अब वो ओल्ड मैन चैन की सांस छोड़ते हुए अपने हथियार को नीचे करता है और उस लड़के से कहता है ये सच है कि एक रॉबर एक बुक को पढ़ने के लिए इतना एक्साइटेड नहीं होगा। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम हेक्टर है। वो लड़का अपने मन में कहता है, उसने अपनी सतर्कता कम कर दी। मेरा नाम किम वू जिन है। हेक्टर कहता है गी मुजी, ये तो काफी ज्यादा विचित्र नाम है। वो लड़का कहता है प्लीज मुझे जिन कहकर बुलाएं। और जिन अपने मन में कहता है मेरा नाम काफी ज्यादा हार्ड है प्रोनाउंस करने में। हेक्टर कहता है ऑल राइट, तो मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन वो किताब मेरे लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको उधार नहीं दे सकता। अगर तुम इसे पढ़ना चाहते हो तो तुम यहीं रुक कर थोड़ी देर इसे पढ़ सकते हो, और इसके बदले मैं चाहूंगा कि मेरे छोटे मोटे घरेलू काम में तुम मेरी मदद करो। जिन कहता है थैंक यू। और अब इस तरह मैं हेक्टर के घर पर रुका। हेक्टर का स्वभाव रूखा था, लेकिन वो बुरा इंसान नहीं लगता था। हेक्टर जिन से कहता है अब खाना खाना स्टार्ट करो। उस खाने को देखकर जिन अपने मन में कहता है इतने लंबे समय बाद पहली बार गर्मा गर्म सूप, ये काफी ज्यादा डिलीशियस है। हेक्टर शायद एक फरिश्ता हो। सूरज उगते ही हेक्टर शिकार पर निकल गया। जिन हेक्टर से कहता है क्या आप भी आज बाहर जा रहे हैं? हेक्टर कहता है हाँ, आज थोड़ा समय लग सकता है। उसने कहा कि उसके साथियों को मारने वाले मॉन्स्टर से बदला लेने के लिए था। हेक्टर काफी ज्यादा मजबूत दिखता है, लेकिन उसे घबराया हुआ देखकर वो कंफर्म कोई ना कोई बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर होगा। जब मैं अकेला होता था तो मैं क्रॉनिकल्स पढ़ता था। सभी कहानियां नॉर्थर्न एम्पायर से शुरुआत करें। नॉर्थर्न एम्पायर का किंग लालच में अंधा हो गया। उसने एक रहस्यमयी दरवाजे पर हाथ रखा जिसमें पूरी कायनात की सच्चाई और बेहिसाब ताकत छिपी थी। और उस दिन द कैलेमिटी बिगेन, या यूं कहो की विपत्ति शुरू हुई। रहस्यमयी दरवाजे से पावरफुल मॉन्स्टर आने लगे और 9 सालों में नॉर्थ को एक डिमोनिक प्लेस में बदल दिया गया। दुनिया पर मंडराते खतरे को देखते हुए अब वक्त आ गया था सबके एक होने का। सारी इंसानियत ने अपने पुराने झगड़े बुलाकर हाथ मिलाया और फिर जन्म हुआ एक महान संगठन का, द ऑर्डर अलायंस। इन डिमोनिक शक्तियों को रोकने के लिए ऑर्डर अलायंस ने एक बहुत बड़ा बैरियर बनाया। अब जिन बुक को बंद करता है और अपने मन में कुछ सोचता है। जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, इसमें बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशंस है। कहते हैं कि डिमोनिक वर्ल्ड में जितना गहराई तक जाओगे उतना डीमन पावरफुल होते जाएंगे। अब सोचो तो जैसे जैसे मैं लाइट की ओर बढ़ता गया वैसे वैसे डीमन कमजोर होते गए। मैं डिमोनिक वर्ल्ड में कितनी गहराई में भटक रहा था, वहीं दूसरी तरफ हेक्टर मॉन्स्टर से लड़ रहा था और अपने मन ही मन कह रहा था ये कैसे,
क्या मैं इस जगह पर इतना ज्यादा स्ट्रांग हूँ? काफी ज्यादा भयानक मॉन्स्टर हेक्टर के पीछे पड़े हुए थे। हेक्टर उनसे भाग रहा था। भागते भागते हेक्टर पीछे की तरफ मुड़ता है और अपने औजार से उस पर अटैक करता है। हेक्टर के अटैक को वो मॉन्स्टर्स तोड़ के किनारे कर देते हैं और हेक्टर अपने दांतों को पीस कर रह जाता है और दोबारा से अपने घर की तरफ भागने लगता है। वही सामने से जिन चला आ रहा था अपने हाथ में ब्लेड शॉर्ट लिए। हेक्टर उसको देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, जिन यहाँ से भागो, यहाँ पे काफी ज्यादा खतरा है। लेकिन जिन उसकी एक नहीं सुनता और अपनी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है। हेक्टर ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। जिनकी आंखों में एक जुनून सवार था। अब एक जंप करता है उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। मॉन्स्टर भी अपने पंजे से उसको रोकने की कोशिश करता है। जिन एक ही अटैक में अपनी ब्लेड शॉट से उस मॉन्स्टर को मार देता है और वहाँ खड़े बाकी के मॉन्स्टर भी ये सब देख रहे थे। हेक्टर भी अपने मन ही मन कहता है, ओ माय गॉड, उसने सिंगल ही स्लैश में वेयरवुल्फ को मार दिया। जिन वहाँ से आवाज लगाता है हेक्टर को, क्या इस मॉन्स्टर को स्ट्रांग माना जाता है? हेक्टर भी कहता है, क्या तुम पूछ रहे हो कि वेयरवुल्फ स्ट्रांग होता है? हाँ, वो होता है और काफी ज्यादा इनक्रेडिबल भी होता है। जिन भी कहता है, आई सी। फिर बाकी के काम निपटाने के बाद पूरी डिटेल से मैं ये सुनूंगा। जिन उन मॉन्स्टर्स को देखता है और अपने मन ही मन सोचता है, हालांकि ये इतने ज्यादा ये मजबूत नहीं दिखते, लेकिन उनकी संख्या लगभग 40 है और अगर मैं बाई चांस लापरवाह हुआ तो मुझे बर्बाद करने के लिए सिर्फ इतना ही काफी होगा। उन सभी से लड़ने के बजाय मैं उसका गला काट दूंगा जो सेकंड इन कमांडर दिख रहा है और उनका मनोबल चकनाचूर हो जाएगा। और उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि एक लार्ज बिल्डिंग मेरे सामने खड़ी है और यही है, मुझे सबसे पहले इसी को मारना होगा। अब वो सेकंड कमांड मॉन्स्टर उसकी आंखों में देख रहा था। जिन भी उसकी आंखों से आंखें मिला रहा था। तभी वो मॉन्स्टर अपनी आंख को नीचे करता है और बाकी के वुल्फ उसको देखने लगते हैं और जो सेकंड कमांड था वो वहाँ से भाग जाता है। ये सब देखकर बाकी के भी वुल्फ मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाते हैं। हेक्टर ये सब देखता है और कहता है, वे भाग गए, वो वुल्फ जो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। जिन कहता है, उन्हें किसी भी सिचुएशन को असिस्ट करना बिल्कुल बेखूबी आता है। हेक्टर कहता है, कम से कम 40 गोल्ड कॉइंस। तुमने जिस वेरल वुल्फ को मारा है उसके सर पर यही नाम रखा गया है। जिन कहता है, क्या ये बहुत सारा पैसा है? यह बिल्कुल सच है, इतना कि 6-7 साल तक बिना काम किए जीवन व्यतीत किया जा सकता है। जिन हैरानी से अपने मन में कहता है, इस जैसे कमजोर वुल्फ पर इतना बड़ा इनाम। जब भी मुझे पैसों की कमी होती है तो मुझे अपने जैसे लोगों को ढूंढकर मारना होता है और मैं इसी तरीके से ढेर सारा पैसा कमाता रहूंगा। शायद यहाँ जीवन पिछले 12 सालों की तुलना में आसान हो सकता है। अब इसी बीच हेक्टर कुछ काम की चीजें जिन के सामने रखता है और कुछ पोटली में सोने से भरे सिक्के भी रखता है। जिन कहता है, ये क्या है? हेक्टर उसे समझाता है, वेयरवुल्फ छिपाना, जरकी चांदी के सिक्कों की थैली और पायनियर मैप। इसे लेकर पायनियर विलेज जाओ, मैप पर मार्क प्लेस पर जाओ और जैकब को ढूंढो। वो इस खाल को फेयर प्राइस में खरीद लेगा। जिन कहता है, क्या आप इतनी कीमती चीज मुझे यूं ही दे देंगे? तुमने वेयरवुल्फ को मार डाला तो इसलिए मैं इसकी कीमत चुका रहा हूँ। क्या मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताया कि मुझे उस वेयरवुल्फ से काफी ज्यादा नफरत थी? अब हेक्टर अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहता है, मेरे लिए बदला लेने के लिए थैंक यू जिन। मुझे उम्मीद है कि मौका मिलने पर हमारी फिर मुलाकात होगी। अब दोनों लोग शेक हैंड करते हैं। जिन कहता है, मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए थैंक यू। जिन अपने सामान के साथ हेक्टर के घर से अलविदा लेता है। जिन अपना रास्ता तय कर ही रहा था, तभी जो सेकंड कमांड जैसा दिखने वाला वुल्फ था वो उसको नोटिस कर रहा होता है। अब हम लोग को आगे पायनियर विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन पहुंच चुका था। जिन वहाँ पहुंचने के बाद कहता है, तो ये है पायनियर विलेज। जिन आगे बढ़ता है और कहता है, एक स्मॉल टाउन होने के नाते यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में स्टॉक्ड सामान है। जिन आगे आगे बढ़ रहा होता है और उसके आगे पीछे लोग उसको नोटिस कर रहे होते हैं। जिन ये सब देखने के बाद काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और अपने मन ही मन कहता है, क्या ऐसा इसलिए है कि मैं उनके लिए अजनबी हूँ, इसलिए वो लोग मुझे इस तरीके से देख रहे हैं? और तो और यहाँ पर सभी लोग कितना ज्यादा हाई अलर्ट पर हैं। खैर ये बात समझ में आती है, इस दुनिया में मॉन्स्टरों से भी ज्यादा खतरनाक चीज है वो पीपल्स लोग हो सकते हैं। जिन एक रेस्टोरेंट बार के अंदर जाता है और टेबल पर अपना सभी सामान रखता है। शॉपकीपर उससे कहता है, क्या तुम्हें बियर चाहिए? जिन कहता है, मैं ड्रिंक नहीं लूंगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जैकब नाम का आदमी कहाँ मिल सकता है? तभी उसके बगल में टेबल पर बैठा हुआ आदमी कहता है, हाँ तुम क्या कह रहे हो? मैं जैकब हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? जिन उसको देखता है ऊपर से लेके नीचे तक और अपने मन ही मन कहता है, क्या यही जैकब है? ये तो साला देखने में ही धोखेबाज लग रहा है। जिन उससे कहता है, मुझे हेक्टर ने भेजा है, उसने कहा कि अगर मैं तुमसे मिलता हूँ तो मैं एक वेयरवुल्फ की खाल बेच सकता हूँ। जिनकी बात सुनते ही जैकब काफी हड़बड़ाकर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुमने अभी क्या कहा? एक वेयरवुल्फ? हेक्टर ने एक वेयरवुल्फ को मारा? जिन अपने मन ही मन कहता है, क्या ये सोच रहा है कि हेक्टर ने उसे वेयरवुल्फ को मारा? वेल, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है।
जैकब वेयरवुल्फ की खाल को देखता है और कहता है ये क्या, ये तो सचमुच वेयरवुल्फ की खाल है। और अब वहाँ पर बाकी के लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं क्या हेक्टर ने आखिरकार उस बूढ़े आदमी ने ये कर ही दिखाया। भले ही वो बूढ़ा हो गया हो लेकिन हेक्टर तो हेक्टर ही है। जैकब कहता है हाँ, जैसा कि मैंने सोचा था, मुझे पता था कि हेक्टर ये कर सकता है। अब यहाँ पर जैकब के साथ जो लोग होते हैं वो जिन को घेर लेते हैं। जिन कहता है आखिरकार तुम लोग करना क्या चाहते हो। जैकब कहता है क्या तुम देखकर नहीं बता सकते, मैं तुमसे नाइसली कह रहा हूँ कि यहाँ से चले जाओ और मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। हेक्टर अपने मन ही मन कहता है धोखेबाज कहीं का, आखिर चेहरे झूठ नहीं बोलते। जिन कहता है हेक्टर ने तुम पर भरोसा कर कर मुझे यहाँ भेजा है, क्या तुम हमेशा से इसी तरीके से इसी इरादे से बिजनेस करते हुए आए हो। जैकब कहता है अपनी जबान संभाल कर बोलो, मैंने तो बस एक इन्वेस्टमेंट किया है। हेक्टर का ठिकाना बहुत दूर था इसलिए वहाँ पर सप्लाई पहुँचाने में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। मुझे अपने सभी नुकसानों की भरपाई के लिए इस खाल की ज़रूरत है। जिन कहता है क्या मुझे इसे मार देना चाहिए। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इस टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हूँ, लेकिन मैं महज एक ख्याल के लिए किसी आदमी को नहीं मार सकता। घटिया कमीने, शुक्र मनाओ मैं एक अच्छा इंसान हूँ। जैकब उसके मुँह पर बियर फेंकते हुए कहता है बच्चे चालाक बनने की कोशिश मत करो और यहाँ से चुपचाप निकलो। जिन वहाँ से निकलने लगता है जहाँ दूसरी तरफ जैकब उसको टीज करते हुए कहता है गुड चॉइस। लेकिन जिन वहाँ से जा नहीं रहा था वो एक टेबल को उठाता है और कहता है सुनो जैकब, यदि तुम्हारा इरादा शुरुआत से ही किसी को धोखा देने का था तो तुमको गर्दन पर वार करना चाहिए था, ना कि पीठ पर। जैकब हंसते हुए कहता है मैंने जो तुम्हें अभी स्मार्ट चॉइस कहा था मैं अपने शब्द को वापस लेता हूँ। इस बच्चे को अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं पता और अब सभी लोग उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। जिन धीरे लफ्जों में कहता है तुम सब मरोगे। इन जैसे लोगों को अगर मैं मार भी दूं तो शायद मुझे कोई गिल्टी नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ बंदा अपने मन ही मन सोचता है ये कितना ज़्यादा स्ट्रांग है और काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी है। अब इसी बीच एक और आदमी जिन पर अटैक करता है अपनी कुल्हाड़ी से। जिन उसके अटैक को डॉज करता है और उसकी कुल्हाड़ी से पूरी ज़मीन फट जाती है। जिन टेबल पर हाथ फेरता है और उस टेबल को वापस उसकी तरफ फेंकता है और अब अपनी ब्लेड शॉट से जिन उसकी गर्दन को फाड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ जैकब अपने मन में कहता है अरे यार, अचानक से इसके अंदर मॉन्स्टर कहाँ से प्रकट हो गया। इस एरिया में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं, और अगर था भी तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं इसको जानता ना हूँ। इस रफ्तार से तो मैं व्यर्थ ही मर जाऊंगा। जिन अपनी शॉट पे शॉट चलाया जा रहा था और एक के बाद एक आदमी को खत्म करे जा रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल पड़ गई थी। जैकब घबराते हुए कहता है डैम इट, यहाँ से सभी लोग भागो। जैकब के पीछे पीछे सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और एक खिड़की को तोड़कर सामने की तरफ कूदते हैं। जैकब जमीन पर गिरता है और उसके बाद वो देखता है उसके सामने कोई खड़ा होता है। जैकब कहता है एक रेड वुल्फ, आखिरकार ये मॉन्स्टर विलेज में क्यों है। जैकब के पीछे से जिन भी आता है। जैकब और उसके साथी अपने हाथ को ऊपर कर लेते हैं। जिन वुल्फ की तरफ देखता है और उस वुल्फ को याद करता है। जिन कहता है तुम वही स्काउट वुल्फ हो, क्या तुम भी मरने की इच्छा से यहाँ आए हो। रेड वुल्फ तुरंत डर जाता है और जमीन पर लेट जाता है। काफी ज्यादा फ्रेंडली होने की एक्टिंग भी करने लगता है। जैकब और उसके साथी ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक थे। जिन अपने मन ही मन कहता है आखिरकार ये आवारा कुत्ते जैसा क्यों बिहेव कर रहा है। अब ये मत कहना कि ये वुल्फ, और इतना बोलने के बाद रुक जाता है और तेज लहजों में कहता है इन सबको काटो। जिन उसको ऑर्डर देता है। रेड वुल्फ वापस से खड़ा होता है और उन सबको बाइट करने के लिए आगे बढ़ता है और एक आदमी की गर्दन पर वो अटैक करता है और अपने जबड़े से उसके मांस को खींच लेता है। जिन ये देखने के बाद कहता है ओह नाइस। जहाँ दूसरी तरफ जैकब उस रेड वुल्फ को देख रहा होता है। रेड वुल्फ उसके साथियों को बहुत बेरहमी से नोच नोच कर खा रहा होता है। जैकब अपने मन ही मन कहता है फक, आखिरकार अब मैं क्या करूं। ऑलराइट, तो अब मुझे इस सिचुएशन से पहले बाहर निकलना होगा क्योंकि वो एक मूर्ख है। अगर कुछ टाइम में इससे माफ़ी मांग लूँ तो शायद ये मुझे इग्नोर कर देगा। अब यहाँ पर जैकब उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है प्लीज़ मुझे बख्श दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं सब कुछ करूँगा, बस तुम मुझे ऑर्डर दो। और अपने मन ही मन वो जैकब कहता है रिवेंज इसके बाद ही आता है। जिन अपने भारी भरकम शॉट को जमीन में गाड़ता है और उसकी शॉट की धारदार ब्लेड से जैकब के सर में स्क्रैच पड़ता है और ब्लेड निकलने लगता है। जैकब भी उसको देखते ही कहता है सर, और जिन अपने मन ही मन उसको देखते हुए कहता है ये हरामी कितनी आसानी से बेवकूफ़ बना रहा है, और अपनी पुरानी चीज़ों को याद करता है जहाँ पर एक आदमी उससे कह रहा होता है आई एम सो सॉरी, प्लीज़ इस बार उसे माफ़ कर दीजिए। जैकब कहता है जब मैंने उससे कहा कि मेरी सैलरी नहीं आई तो उसने कहा तुम्हें पता है कि कंपनी की कैसी सिचुएशन चल रही है, तो फैक्ट्री मैनेजर ने मुझसे ये कहा। तो उस टाइम मेरा हार्ट काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट था
मेरे पास सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। हालांकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और एक बार जब मैं अपने घुटनों पर बैठा तो सैलरी 1 वीक लेट आई, फिर 1 महीने की देरी हुई, फिर 2 महीने की देरी हुई, और किसी समय तो मैंने मैनेजर से कहा इस महीने भी मेरी सैलरी इतनी ही है। मैनेजर उससे कहता है तुम बदमाश कहीं के, जब हालात मुश्किल हो तो क्या हमें एक दूसरे का साथ नहीं देना चाहिए। खैर आजकल के बच्चे कितने ज़्यादा स्वार्थी होते हैं। उसने मुझे स्वार्थी करार दिया और मेरे साथ एक कमज़ोर व्यक्ति जैसा बर्ताव किया। महीने दर महीने जीना काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। जिन पीछे पलटता है और अपने मन ही मन कहता है, लेकिन उस समय मैंने एक सबक ज़रूर सीखा। जहाँ दूसरी तरफ घुटनों के बल बैठा जैकब, उसके मन में चालबाजी चल रही थी। वो अपने पीछे से खंजर निकालता है और जिन की तरफ अटैक करते हुए कहता है अब मरो तुम साले। जिन तुरंत पीछे पलटता है और उसके हाथ को ब्लॉक कर लेता है और कहता है तुम जैसे लोग ही धोखाधड़ी करते हैं और अब मुझे पश्चाताप का अर्थ नहीं पता। जैकब उसको इतने गुस्से में देखता है और कहता है ओ नहीं, लेकिन जिन उसका सर धड़ से अलग कर देता है और कहता है इस बार मैं अब कभी भी आसानी से किसी के बहकावे में नहीं आऊँगा। तो अब अगला नंबर उस आवारा कुत्ते का है। मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? ऐसा लगता है कि उसने फ़िलहाल मेरा पीछा करना तय कर लिया है। अब वो रेड वुल्फ जिनके सामने सोने से भरी पोटली को रख देता है। जिन उससे कहता है क्या तुम साथ चलना चाहते हो? रेड वुल्फ भी उससे चिपक जाता है। जिन उसके सर पर हाथ फेरता है। जिन कहता है ये काफ़ी चतुराई भरा काम है, अब से हम लोग मिलजुल कर रहेंगे। अब यहाँ पर सीन कटता है। हम लोग को एक नया सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कमरे के अंदर जिन आराम करके उठता है और कहता है एक परफेक्ट डीप स्लीप। आज सुबह इतनी ताजगी भरी है कि मुझे उड़ने का मन कर रहा है। जहाँ दूसरी तरफ वो रेड वुल्फ भी जम्हाई लेते हुए उठता है। जिन उठते ही साथ ही जाकर अपने कपड़े धोने लगता है और कपड़े धुलते धुलते कहता है मैंने पहली बार किसी आदमी की हत्या की और वो आदमी एक या दो नहीं बाकी कई सारे थे। बहरहाल मुझे गिल्ट क्यों नहीं फील हो रहा, क्योंकि वो लोग नीच थे। नो, मुझे उस टाइम जो इमोशन फील हुआ था वो बिल्कुल वैसा ही था जब मैं मॉन्स्टर का शिकार करता हूँ। यह एक रोमांचकारी अनुभव था। मेरे अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई है जो अब बदलने लगा है। क्या मुझ पर कोई कर्ज लगा है या कुछ और? खैर मैं बच गया, ये अच्छी बात है ना? एक बात तो कन्फर्म है, मेरी लाइफ यही है। यह मेरी पूरी लाइफ से बिल्कुल अलग है। मेरी ये नई ज़िंदगी मेरी पुरानी ज़िंदगी से बिल्कुल अलग होगी और अब मैं कोई बेवकूफ़ी या अन्याय बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब से मैं शान और शौकत के साथ जीऊँगा। मैं बस प्रेजेंट को एंजॉय करूँगा। जिन चलते चलते 5th पाइनर सिटी पहुँच जाता है। जिन कहता है सबसे पहले चल के ये खाल बेचते हैं, मत तुम यहीं आसपास रहो और नज़रों से दूर रहो। अकॉर्डिंग टू चिरनॉकिकल्स, एक मॉन्स्टर बाउंटी रिसीव करने के लिए आपको ऑर्डर अलायंस को विजिट करना होगा। इसमें कहा गया है कि पाइनर सिटी में ऑर्डर अलायंस की एक ब्रांच है। और एक और चीज़ अपने मन ही मन कहता है क्या उसे मट कहकर बुलाना बार बार कुछ ज़्यादा ही बुरा नहीं हो जाता। अब हम लोग को ऑर्डर अलायंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक गार्ड जमाई ले रहा होता है। जिन वहाँ पहुँचता है और कहता है क्या यही ऑर्डर अलायंस है? गार्ड कहता है हाँ, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? अब उसके सामने वो खाल को पटकता है। जिन कहता है मैं यहाँ एक मॉन्स्टर बाउंटी लेने आया हूँ। गार्ड कहता है ये तो सिर्फ एक कुत्ते की खाल है, ये शरारत करने की जगह नहीं है। और अचानक से कहता है नहीं रुक जाओ, ये तो एक वेयरवुल्फ की खाल है। काफ़ी ज़्यादा हक पकाकर उससे कहता है क्या तुमने इसे खुद पकड़ा? जिन कहता है हाँ मैंने पहले ही ऐसा किया था। अब हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसको ले जाकर बैठा दिया जाता है। जिन वहाँ बैठा होता है तभी दरवाजे से एक आदमी अंदर आता है और कहता है ओह माई ब्रदर, इंतजार कराने के लिए माफ़ी चाहूँगा। इतना बड़ा अमाउंट देने से पहले हम लोग को श्योर होना था कि वो खाल असली है या नकली, तो इसमें इसलिए थोड़ा समय लग गया। ये वेयरवुल्फ की खाल असली है, ये लो तुम्हारा रिवॉर्ड और इसे चेक कर लो। जिन उसको देखता है और कहता है इतने पैसों में तो 6-7 साल आराम से बिताया जा सकता है। जब तक मैंने इसको अपनी आंखों से नहीं देखा तब तक ये मुझे रियल नहीं लगा। यह ट्रिपलिंग शिकार के दौरान होने वाली ट्रिपलिंग से अलग है। पैसा होना अच्छी बात है। जिनसे वो आदमी कहता है एक्सक्यूज़ मी, क्या आप एक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने में इंटरेस्टेड है? मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। जिन कहता है एक रिक्वेस्ट? जी हाँ, हाल ही में एक पास की खदान में एक मॉन्स्टर अपीयर हुआ है और उसने सबके सर में दर्द कर रखा है। उस मॉन्स्टर की वजह से पत्थर की खदान खतरनाक है, जिसकी वजह से मजदूर अंदर नहीं जाते, जिसकी वजह से हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इस विलेज की पूरी इकोनॉमी ब्लड स्टोन माइनिंग पर टिकी हुई थी, लेकिन अब माइनिंग बंद होने के बाद पैसों का कैलकुलेशन एकदम रुक गया है, जिसकी वजह से हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि विलेज पूरा बर्बाद होने की कगार पर आ गया है। लोग कहते हैं कि वो वेयरवुल्फ से भी ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इसे संभाल सकते हो। जिन कहता है वो किस तरीके का मॉन्स्टर है? उस मॉन्स्टर का नाम मैड स्कल है और उस मॉन्स्टर पर 70 गोल्ड कॉइन्स बाउंटी का इनाम रखा गया है। इतना सुनने के बाद जिन अपने मन में कहता है मैंने मैड स्कल के बारे में किताब में पढ़ा है और मैं पहले ही इसका सामना कर चुका हूँ।
उसकी खोपड़ी काफ़ी ज़्यादा हार्ड है और उसके आंखों में काफ़ी ज़्यादा अग्रेशन है। उसमें वेयरवुल्फ से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ है और देखा जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे पहली बार इसे मारने में 1 महीना लग गया था क्योंकि मैं लगभग 28 टाइम्स मर चुका था। और अब उससे वो आदमी कहता है, क्या आपको लगता है कि आप इसे काबू कर सकते हैं? जिन अपने मन में सोचता है और एक्साइटेड होकर जवाब देता है, ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ, मैंने अपना अगला शिकार चुन लिया है। अब सीन कटता है, जिन क्वेरी मतलब खदान पहुंच चुका था और वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, मैड स्कल की वजह से मैंने सुना है कि वो लोग कुछ टाइम तक काम नहीं कर पाए। इस माइन का अंधेरा और सन्नाटा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। यहाँ का माहौल इतना ज्यादा डरावना है कि यहाँ पर कोई भी काम करना नहीं चाहेगा और बेहतर होगा कि मैं अपने काम को जल्दी ही पूरा कर लूँ। वे आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी उसको कुछ लोग देखते हैं और वो लोग आपस में कहते हैं, वेट अ मोमेंट। जिन उनकी तरफ देखता है, तभी एक आदमी कहता है, सॉरी बट यार, क्या तुम अपनी टर्न का वेट कर सकते हो? हम लोग यहाँ पर सबसे पहले पहुंचे थे तो हम लोग बैटल की तैयारी कर रहे हैं। जिन अपने मन में कहता है, वे चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ क्योंकि वो लोग पहले आए हैं। जिन कहता है, डीमन मतलब मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए कब से यहाँ पर कतारें लगने लगी। अब वो आदमी उसको समझाते हुए कहता है, या फिर आप हमारी टीम में शामिल हो सकते हैं, हम लोग मिलकर हंट कर लेंगे। जिन अपने मन ही मन कहता है, ये लोग अब मुझे ज्वाइन कराने की कोशिश कर रहे हैं और अपने मन ही मन कहता है, अगर मैं इन लोग के काम खत्म होने का इंतजार करूँ और ये लोग अपने काम में सक्सेस हो जाते हैं तो मेरे टाइम की बर्बादी होगी। लेकिन फिर भी मुझे उन लोगों से लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन बात सिर्फ ऑर्डर की हो तो भले ही मुझे इन ग्रुप के साथ बाउंड्री को शेयर करना पड़े। अब यहाँ पर एक आदमी अपने कैप्टन से कहता है, कैप्टन अगर हम लोग और लोगों को जोड़ेंगे तो हम लोग के लिए कुछ नहीं बचेगा। कैप्टन अपने मन ही मन कहता है, साथ मिलकर काम करना बेहतर हो सकता है। जिन कुछ चीज़ों को याद करता है तो उसने जैकब के साथ किया। मुझे यहाँ के लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं हो सकता। अब जिन उससे कहता है, तुम्हारे पास तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं तो तुम मुझे क्यों अपने ग्रुप में शामिल करना चाहते हो? अब यहाँ पर वो लड़का कहता है, थोड़ा अजीब लग रहा है ये मानने में, पर मेरे लिए सेफ्टी परफॉर्मेंस से ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम हमारे साथ ज्वाइन कर लो तो शायद हम लोग को मदद मिलेगी। तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, है ना? उसकी ये सारी बात सुनने के बाद जिन अपने मन ही मन कहता है, अचानक से इतनी तमीज इन लोग का यही है, इनके सामने इनसे ज़्यादा कोई मजबूत आता है तो ये लोग ऐसे ही करते हैं। जिन उससे कहता है, तुमको ऐसा क्यों लगता है कि मैं काफ़ी स्ट्रांग हूँ? सामने वाला लड़का कहता है, अगर तुम स्ट्रांग नहीं होते तो जो वो वुल्फ है वो तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा होता। जिन उस वुल्फ की तरफ देखता है, उसका वुल्फ एक लड़की के साथ होता है। लड़की उससे कह रही होती है, कहते हैं कि वुल्फ मॉन्स्टर को अपना गुलाम बनाना मौत को दावत देना है। वुल्फ मॉन्स्टर अपनी आज़ादी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इन्हें काबू करना नामुमकिन माना जाता है, इतना नामुमकिन कि ऑर्डर अलायंस जैसी बड़ी ताकत भी इसे काबू नहीं कर सकती। किसी इंसान को फॉलो करते देख ये कितना ज़्यादा अमेजिंग है। जिन अपने मन ही मन कहता है, मैंने मट को छुपने के लिए कहा था लेकिन ये बाहर क्यों निकला? अरे उन्होंने इसे मीट के लिए ऑफर किया। इस दुनिया का ऐसा नॉनवेज जिसका स्वाद मैंने अभी तक नहीं लिया। मट उस मीट को खाता है और थोड़ा सा खाने के बाद वो जिन की तरफ फेंक देता है उसको। जिन ये देखने के बाद अपने मन में कहता है, वो आवारा कुत्ता आखिरकार मुझे समझता क्या है। लेकिन फिर अचानक जिन उस मीट को गौर से देखने लगता है और कहता है, आखिरकार मेरी बॉडी क्यों नहीं रुक रही? और ये भी तो सोचो, मैंने आखिरी बार कब मीट खाया था, लेकिन इस मीट को तो उस मट ने खाया है और तो और ये जमीन पर भी गिरा हुआ है। लेकिन मुझे क्या इसको उठाना चाहिए? जिन उस मीट को उठाने लगता है खाने के लिए, लेकिन तभी वो लड़की उसको रोक देती है और उसको फूड ऑफर करती है। अगर आपको भूख लगी है तो क्या आप कुछ लेना चाहेंगे? जिन उसको काफी ज्यादा गौर से देखता है और कहता है, इतना ज्यादा गुडनेस मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ। जिन उन सभी लोगों पर भरोसा करके उनके साथ आगे बढ़ता है माइन के और टेस्टी मीट को एंजॉय करते हुए अपने मन ही मन कहता है, ये कितना ज्यादा डिलीशियस है, एकदम रस से लबालब है और तो और इसमें सिजवान जैसी तीखी मिर्च का टेस्ट भी आ रहा है। इसका स्वाद उस भयानक मांस से अलग है जिसको मैंने जिंदा रहने के लिए मॉन्स्टर से निकाल कर खाया था। वो लड़की पीछे पलटती है और कहती है, अरे जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे याद आता है कि अभी हम लोग अच्छे से इंट्रोड्यूस भी नहीं हुए हैं। इसी बीच वो लड़का भी कहता है, मेरा नाम जॉनथन है और मैं कैप्टन हूँ द ब्लैक मर्लिन मैक्रेनी ग्रुप का। वो लड़की भी कहती है, मेरा नाम कैलरी है। जिन कहता है मैं किम्बो जिन हूँ। नहीं, मैं जिन हूँ। जॉनथन कहता है, ऑल राइट, हमें आपको पाकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारे मन में कोई क्वेश्चंस हो तो तुम बिना झिझक पूछ सकते हो। जिन भी कहता है, ठीक है मैं समझ गया। उनका कैप्टन जॉनथन कहता है, तो ठीक है फिर हम लोग उस जगह पर पहुंच गए, यहीं पर हम लोग मैड स्किल से लड़ेंगे। ट्रैप टीम जाल को बिछाओ, स्पेयर टीम अपनी अपनी पोजीशन ले लो। कैलरी, क्या हम लोग को भी अब स्टार्ट करना चाहिए? कैलरी कहती है, यस लेट्स बिगिन। जिन कैलरी को देखता है और अपने मन ही मन कहता है, क्या ये मैजिक है? तो ये वही मैजिक है जिसका नाम जेरोनिकल्स बुक में मेंशन्ड है।
कैलरी कह रही होती है, मैं कैलरी के नाम पर विनती करती हूँ, इस सरजमी पर अपना आशीर्वाद बरसाइए। कैलरी जोनाथन को कोई पावर देती है। जोनाथन कहता है कैलरी की सपोर्ट पावर्स काफी ज्यादा अच्छी है, वो हमेशा की तरह परफेक्ट है। कैलरी कहती है तुम्हारे पास 5 मिनट या 3 मिनट है बस। जोनाथन कहता है सभी लोग तैयार रहना, मैं मैड स्कल को यहाँ बुलाता हूँ। जोनाथन की स्पीड और सारी चीजें देखकर जिन अपने मनी मन कहता है जोनाथन जो पहले सुस्त लग रहा था अब तेज हो गया और इसका मैजिक भी बहुत ज्यादा कूल है। क्या अगर मैं सीख जाऊं तो क्या मैं भी इसका इस्तेमाल कर पाऊंगा? अब यहाँ पर उनकी टीम का एक मेंबर चिल्लाते हुए कहता है समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं है, मैड स्कल यहाँ जल्दी ही आता होगा। अगर कोई भी एक व्यक्ति गलती करता है तो हम सब मारे जा सकते हैं, इसलिए अपनी नजरें शार्प रखना। वहीं दूसरी तरफ जिन अपने मन में कह रहा होता है मॉन्स्टर को ट्रैप में फंसाना और इसमें भरपूर फायर पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये प्लान इतना ज्यादा भी खराब नहीं है। बहरहाल क्या ये स्ट्रेटजी मैड स्कल के अगेंस्ट काम करेगी? वहीं दूसरी तरफ जोनाथन मैड स्कल को आगे की तरफ लेकर आ रहा होता है और चिल्लाते हुए कहता है ट्रैप को तैयार करो ट्रैप टीम। वहीं दूसरी तरफ उसके ग्रुप के मेंबर रेडी होकर चिल्लाते हुए कहते हैं मैड स्कल आ रहा है, सब लोग रेडी हो जाओ। मैड स्कल को वो लोग ट्रैप में फंसा लेते हैं। जोनाथन भी कहता है स्पेयर्स तैयार करो और सभी ग्रुप के मेंबर्स स्पेयर को उस पर बरसाने लगते हैं। मैड स्कल काफी जोर से चिल्लाता है और पागल हो जाता है। ट्रैप टीम रस्सी से उसको पकड़ रही होती है लेकिन मैड स्कल बेकाबू हो रहा है। वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसको कोई लोग संभाल ही नहीं पा रहे हैं। ये सब देखते हुए जिन अपने मन में कहता है ये तो अच्छी बात नहीं है, ये मैड स्कल काफी ज्यादा हम लोग पर हावी हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ लोग गिर रहे थे जमीन पर और चिल्लाते हुए कह रहे हैं इसको टाइट पकड़ो, हम लोग इतने सारे हैं, हम लोग एक मॉन्स्टर को बांध नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर अचानक से मैड स्कल उस जाल को तोड़ देता है और सभी लोग अलग अलग दिशा में जाकर गिरते हैं। अब मैड स्कल कैलरी के सामने खड़ा था। कैलरी उसको देखती है, उसके फेस से हवा उड़ जाते हैं। लेकिन फिर अचानक से कैलरी के आगे जिन आ जाता है। कैलरी जिन को इस तरीके से देखकर काफी ज्यादा शॉक थी। जिन उसकी दोनों सींगों को पकड़ता है और वहीं पर रोकने की कोशिश करता है और पीछे की तरफ खींचने लगता है। पीछे से कैलरी कहती है जिन ये काफी ज्यादा खतरनाक है। जिन उसकी बातों का कामली रिप्लाई करता है डोंट वेरी और अपने मन में कहता है बिकॉज मुझे पता है कि मैड स्कल को कैसे हराना है। अब यहाँ पर जिन उसको साइड में धक्का देता है और अपने खंजर को निकालता है और अपने मन ही मन कहता है मुझे लगता था कि मैं पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया हूँ, इस मैड स्कल के पास डेफिनेटली इनक्रेडिबल पावर है, धिक्कार है मैंने अपनी सतर्कता कम कर दी। लेकिन फिर अचानक से वो नोटिस करता है उसके आसपास मैजिक पावर घूमने लगी थी और पीछे से कैलरी कहती है मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। जिन भी अपने मन में कहता है ये क्या कोई मैजिक है, मेरी बॉडी एकदम हल्की हो गई है, ऐसा महसूस होता है कि मैंने 30 किलो का बैग जमीन पर रख दिया जिसे मैं ले जा रहा था और अब इसके साथ मैं इस मेथड के साथ मैं उसका शिकार आसानी से कर पाऊंगा। और पीछे से जोनाथन चिल्लाते हुए कहता है क्या तुमको कोई तरीका पता है जिन, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। जिन कहता है नहीं तुम लोग पीछे ही रहो। जोनाथन और बाकी के ग्रुप के मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा शॉक थे ये सब देखकर। जिन कहता है अभी के लिए मैं अकेला ही ठीक हूँ, अकेले इसको हराना ईजी है। एक मैड स्कल का शिकार करने के लिए आपको कुछ ही बातों की ज़रूरत है। भले ही इसको मैड स्कल कहा जाए लेकिन ये एक पिग ही है। ये स्ट्रेट लाइन में काफ़ी तेज़ी से दौड़ता है लेकिन इसको मुड़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। सबसे पहले मैं इसका इस्तेमाल उसे वहीं रोकने के लिए करूँगा। क्या यही एक पावरफुल शरीर की ताकत है? ऐसा लग रहा है कि इसे मेरा पीछा करने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। चलो फिर दूसरे स्टेप की बारी आ गई। इसके दांत जो तलवार जितने लंबे हैं, ये ह्यूमंस के लिए हाथों का काम करते हैं लेकिन वो कठोर दांतों को तलवार से नहीं काटा जा सकता। और इस केस में मैं इसके नाक यानी कमज़ोर एरिया पर निशाना लगाऊंगा। एवरी मोमेंट के बाद दर्द बढ़ता जाता है। इसे दोबारा हमला करना अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दिस मैड स्कल, इसे दोबारा अटैक करने का चांस नहीं मिलेगा। और एक और अटैक करता है जिन सक्सेसफुली। जिन लड़ते लड़ते काफ़ी डीपली अंदर चला जाता है जिसको ढूंढते हुए जोनाथन और कैलरी बाकी के ग्रुप मेंबर्स आगे बढ़ते हैं और कहते हैं हमें सबसे पहले जिन को ढूंढना पड़ेगा। जोनाथन कहता है आखिरकार वहाँ क्या हो रहा होगा। कैलरी भी कहती है सबसे पहले चलो जिन को ढूंढे वहाँ चल के। वो दोनों आगे बढ़ते हैं तभी अचानक से वुल्फ उनके रास्ते में आ जाता है और काफ़ी जोर से हाउलिंग करने लगता है। कैलरी उसको देखती है और कहती है क्या हमें इंटरफेयर ना करने को ये कह रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिन वहाँ से बाहर निकल कर आता है और सभी लोग कहने लगते हैं जिन तुम जिंदा वापस आ गए और उस मैड स्कल का क्या हुआ। जिन काफ़ी आराम से कहता है हम दोबारा से मास्टर को जिंदा तो नहीं कर सकते और उस जगह पे वहाँ कोई अब मैड स्कल नहीं है और अब सिर्फ मांस बचा है वहाँ पर। जोनाथन इतना सुनता है और कहता है वाह क्या बात है, क्या तुमने सचमुच अकेले किया ये सब? मैंने किसी भी आदमी को अकेले मैड स्कल को हराते नहीं देखा। इसी बीच उसके बगल में खड़ा हुआ वुल्फ काफ़ी जोर जोर से आवाज़ें निकालने लगता है और सामने की तरफ जोनाथन वगैरह पलट कर देखते हैं
और अब सामने एक और मैड स्कल दिखता है। जोनाथन ये सब देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, ये तो मैड स्कल है, वहाँ पर एक और मैड स्कल है, सभी लोग बैटल के लिए दोबारा से प्रिपेयर हो जाओ। कैलरी सबको रोकती है और कहती है, रुक जाओ, वहाँ पर एक नहीं और भी हैं, क्या यहाँ पर और भी पिग के बच्चे हैं? और अब उस मैड स्कल के साथ दो बच्चे और निकलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट तरीके से क्वैक क्वैक कर रहे होते हैं। बाकी के सभी लोग और जिन सब लोग उसको नोटिस करते हैं। कैलरी कहती है, क्या वो लोग अब जा रहे हैं? ऐसा लगता है कि उन लोगों ने अपने बच्चों को पालने का प्लान यहीं बनाया था। जोनाथन कहता है, मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है अब। खैर मुझे खुशी है कि ये पीसफुली चला गया। अब यहाँ पर 5th पायनियर सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बार के अंदर सभी ग्रुप के मेंबर्स बैठे होते हैं। जोनाथन सभी से कहता है, बहुत बढ़िया वर्क किया, किसी को भी ज़्यादा चोट नहीं आई। मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि मुझे कितनी ज़्यादा खुशी है, हम लोग ने मैड स्कल को हरा दिया और सबसे ज़्यादा हाईलाइट हंट और सबसे ज़्यादा मेहनत का फुल सेटलमेंट का टाइम आ गया है। और सभी लोग अब जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। कैलरी कहती है, मैंने सोचा था कि 70 गोल्ड कॉइन्स होंगे बस, लेकिन यहाँ पर देखने से ही लग रहा है कि ये 70 से ज़्यादा है। जोनाथन भी हंसते हुए कहता है, इस बात के लिए तुम लोग थैंक्स मुझे बोलो जो मैंने इतना हंगामा किया। वहाँ पर सिर्फ एक मैड स्किल नहीं था, बाकी भी थे, क्योंकि ये दी गई जॉब की इन्फॉर्मेशन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डेंजर थी। मैंने और भी बड़े इनाम की डिमांड की, पूरे 110 गोल्ड कॉइन्स। अब यहाँ पर सब कहने लगते हैं, वाह, हमारे कप्तान से यही उम्मीद थी। जिन भी इसी बीच कहता है, लेकिन हम लोग ने उन बच्चों की मदर से लड़ाई नहीं की, फिर भी उन्होंने तुम्हें पैसे दे दिए। जोनाथन कहता है, अरे हाँ, मैंने थोड़ा सा झूठ बोला। उनके टीम का एक बंदा कहता है, अरे ये हैं हमारे कैप्टन, अगर ये पकड़े नहीं जाते तो ये सच बन जाता। जिन कहता है, ये सब कितने ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और अब जोनाथन जिन के ऊपर हाथ रखता है और कहता है, एनीवे, मैं सोच रहा हूँ कि कमाई का आधा हिस्सा जिन को दे दूँ। और मैं अब आप लोग से पूछता हूँ, क्या आप लोगों में से किसी को प्रॉब्लम है? जिन शॉक होता है और कहता है, पूरा आधा हिस्सा? जोनाथन कहता है, अगर तुम ना होते तो हम लोग कुत्ते की मौत मर जाते, तो इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करो, क्योंकि इनाम की रकम बढ़ चुकी है, हम लोग को आपस में बांटने के लिए पर्याप्त रिवॉर्ड्स है और यही तो हम सब चाहते हैं। उसके ग्रुप के मेंबर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं। जहाँ दूसरी तरफ जिन अपने मनी मन कहता है, पावर और ट्रैप से उन लोगों ने काफी ज्यादा मदद की, ऐसा लगता है कि यहाँ हर कोई बुरा नहीं है, थैंक यू, बदले में आज रात के सभी ड्रिंक्स का पेमेंट मैं करूँगा। अब सामने से टीम मेंबर से आवाज़ आती है, वो, तुम्हें तो मनी खर्च करना आता है, आज रात हम सारे तुम्हारे पैसे उड़वा देंगे। अब वो लोग खुशी से काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लगते हैं। जहाँ दूसरी तरफ जिन कैलरी को नोटिस करता है, वो कहीं जाती है। जिन उससे कहता है, कैलरी तुम कहाँ जा रही हो? अरे कहीं नहीं, मैं थोड़ा सा मैजिक की प्रैक्टिस करने जा रही हूँ। जिन कहता है, मैजिक? अब यहाँ पर सीन कटता है, हम लोग को एक चांदनी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैलरी अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है। उसके शरीर से काफी ज्यादा मात्रा में मैजिक निकल रहा होता है। पीछे खड़ा जिन उसको मनी मन देखते हुए कहता है, वो जरूर थकी हुई होगी, हंट के बाद तुरंत ट्रेनिंग लेना ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। मैजिक, क्या मुझे इसे सीखना चाहिए? अब वो लोग अपना सामान समेट रहे होते हैं। कैलरी जिनसे कहती है, क्या तुम मैजिक सीखना चाहते हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर सिखा सकती हूँ। जिन बड़बड़ाते हुए कहता है, ये कितनी आसानी से मान गई। कैलरी कहती है, मैं वैसे भी तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहती थी। अब दोस्तों, हमारी ये सुंदर और नखरीली मैडम थोड़ा नाराज हैं और वो कहती है, जब वो पागल मैड स्कल हमारी तरफ पागलों की तरह दौड़ा आ रहा था, तब तुमने ही मुझे बचाया, किसी और की तरह नहीं जो बस खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। और पीछे खड़े जोनाथन के मुंह पर ये टॉन्ट कस रही थी। और वैसे भी मैं आपको बस मैजिक ही सिखा सकती हूँ। अगर कोई मैकनरी ग्रुप अपने ही मैगिस मतलब जादूगर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो उसको सिखाने का कोई मतलब नहीं है। और ऐसे लोग मुझसे मदद मांगेंगे या सिखाने के लिए कहेंगे तो मैं सीधा मना कर दूंगी। लेकिन हमारा जिन अलग है। और अब जोनाथन पीछे से आता है और उससे कहता है, अरे अब तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मैजिक कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप रातों रात सीख सकते हैं, और वैसे भी 2 दिन में हम लोग विलेज को छोड़ रहे हैं। कैलरी जोनाथन से थोड़ा एग्रेसिव मोड में कहती है, जिन कैन जस्ट कम विद अस, जिन हम लोग के साथ चलेगा। और अब जोनाथन जलन से झाकर जिन से कहता है, एक ब्रेव वुल्फ इज यूजली मोस्ट कंफर्टेबल अलोन, वो अकेला रहना ज्यादा पसंद करता है। आपकी इतनी बड़ी जर्नी में हम जैसे लोगों का दखल देना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, ये आपकी तौहीन होगी। जोनाथन को ऐसा देखकर लग रहा है कि वो जिन से काफी ज्यादा जेलस हो रहा है। इतना सुनने के बाद जिन अपने मनी मन सोचता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है इस टाइम, लेकिन ये बंदा मुझे जबरदस्ती इतनी इज्जत दे रहा है कि मुझे अपनी शान दिखानी ही पड़ेगी। क्या मुझे थोड़ा सा झूठ बोलना चाहिए? जिन कहता है, जोनाथन तुम्हारी अगली मंजिल क्या है? जोनाथन कहता है,
फोर्थ पाइनर सिटी, मैंने सुना है वहाँ पर एक बहुत बड़ी जॉब है। फोर्थ पाइनर सिटी, मैं भी वहाँ जाने की प्लानिंग कर रहा था, तो क्या मैं तुम लोग के साथ चल सकता हूँ? जिन सामान रखते हुए कहता है, और रास्ते में मैं जादू भी सीख सकता हूँ। अचानक से कैलरी और जोनाथन आपस में बात करते हुए कहते हैं। कैलरी कहती है वह झूठ बोलने में भयानक है। जोनाथन कहता है हमने उसको अपने जाल में फंसा लिया। अचानक से जिन सामान रख ही रहा होता है, जोनाथन और कैलरी उसके पास आते हैं। जोनाथन कहता है ओ माय गॉड, ये तो कोइंसिडेंस है हम लोग के लिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे साथ एक सहयोगी, वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रेट है, जो हम लोग के साथ चलेगा। जिन कहता है तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन डिसाइड हो गई। अब पूरी टीम निकल पड़ती है अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, और उन लोग के साथ एक बहुत बड़ा टर्टल भी चल रहा होता है, उनका जो सामान लादे होता है। और अब हम लोग को इसके बारे में बताया जाता है। इसका नाम तारास्क है। इस मॉन्स्टर को खास तौर पर पाला गया है ताकि इसे गुनून बदल कर इसे बेहतर बनाया जा सके। इसे ज़्यादातर सामान ढोने के लिए, एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ये उन गिने चुने मॉन्स्टरों में से एक है जिसे इंसानों ने अपना पालतू बनाया है। जिन उसे देखता है और बड़बड़ाते हुए कहता है ये तो कैनिकल में से टेरास्क है, इसके बारे में मैंने पढ़ा था। ऐसा लगता है कि वो घोड़ों के बजाय इसका इस्तेमाल करते हैं सामान ढोने के लिए। अरे यार, ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जोनाथन कहता है ऑल राइट, तो चलो सब चलते हैं, हम लोग को काफ़ी ज़्यादा लंबा रास्ता तय करना है। अब उन लोग को रास्ता तय करते करते रात हो चुकी थी। कैलरी और जिन दोनों लोग साथ में बैठे होते हैं। जिन बताता है कुछ नया सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सीखने में कठिनाई होने के बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा बार बार रिपीट करना ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। किसी भी काम में कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जहाँ तरक्की सिर्फ बार बार चीज़ों को दोहराने से ही मिलती है। हालांकि इस एरिया में ग्रोथ की स्पीड काफ़ी धीमी है और कुछ हालातों में ये पूरी तरीके से रुक जाती हैं। ये तो सच में काफ़ी मुश्किल है। एक ही जगह रुके रहना और वही पुरानी मेहनत दोबारा करना किसी सज़ा से कम नहीं है। ये दर्द बहुत बड़ा है, पर यह दर्द मेरे लिए कोई नई बात नहीं। मैं इसका आदी हो चुका हूँ। पूरे 12 साल, ये 12 साल का वो दर्द था जो मैंने सिर्फ इसलिए सहा ताकि मैं उस डिमोनिक रिलिम मतलब शैतानी दुनिया में जिंदा बच सकूं। हर पल मौत सामने थी, लेकिन मेरा इरादा उससे ज़्यादा मजबूत था, और फिर उन्होंने मुझे और भी ज़्यादा मजबूत बना दिया। जब तक ये काम ना करे तब तक इसे दोहराते रहो। मुझे इसकी पहले से ही आदत हो चुकी है। और अब पीछे से कैलरी क्लैप करते हुए कहती है बस इतना ही, आपने जादू मतलब मैजिक का अनुभव मतलब फीलिंग कर लिया। जिन कहता है तो क्या वो माना था? ये सोच के ही हैरानी होती है कि उस फीलिंग को पाने के लिए 10 दिन लग गए। फीलिंग मतलब वो माना, और ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। और अब कैलरी उसके पास आकर बैठती है और कहती है ऑनेस्टली कहूँ तो आप सचमुच काफ़ी ज़्यादा धीमे हैं, लेकिन तुमने अच्छा किया। कुछ लोग जिनके अंदर बिल्कुल भी टैलेंट नहीं होता, वो लोग बिना मानो को फील किए भी बिता सकते हैं। और अब चलो सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। चलो अपने कपड़े उतारो। जिन अचानक से शॉक होता है और अब वो अपने कपड़े उतार कर बैठ जाता है और कहता है एक्सक्यूज मी, आखिरकार तुम क्या कर रही हो? मैं इससे तुम्हारी बॉडी में माना इंजेक्ट कर सकती हूँ। जिन, मैं एक रास्ता बना रही हूँ, मैंने इसे बना दिया और अब मैं इसमें माना इंजेक्ट करने जा रही हूँ, तो इसे तुम काफ़ी अच्छी तरीके से फील करना। जिन उसकी बातों का रिप्लाई करता है और कहता है ठीक है। और अब कैलरी उसके बॉडी में माना को इंजेक्ट करने लगती है, और अब जिन की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में माना निकलने लगा था। जिन अपने मन ही मन कहता है ये एहसास तो पहले वाले एहसास से काफ़ी ज़्यादा अलग है। मेरी बॉडी की गहराई में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ खून से भी गाढ़ा हो, और मेरी बॉडी में वो बह रहा है। कैलरी पीछे से पूछती है कैसा लग रहा है, क्या तुम इसकी पावर को महसूस कर सकते हो? जिन कहता है हाँ, ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी में कुछ हो रहा है, मैं इसे फील कर सकता हूँ। कैलरी कहती है तुमने मैजिक को यूज़ करने का पहला स्टेप उठा लिया है, या यूँ कहो कि पहला कदम उठा लिया है। मैजिक को यूज़ करने का बेसिक 3 स्टेप है। पहला, माना को फील करना। दूसरा, माना को अपनी बॉडी में स्टोर करना। और लास्ट में आप मैजिक यूज़ करते हैं। क्योंकि तुम पहले स्टेज में सफल हो चुके हो, तो हम लोग सेकंड स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। मैं तुम्हारा माना कंट्रोल करूंगी और हार्ट तक भेजूंगी। जिन सांस को रोके रहने की सेंसेशन का यूज़ करो और अपने बॉडी में उस मैजिक को स्टोर करने के लिए एक विजुअल बनाओ। अपने माना को बॉडी में प्रिपेयर करने की तैयारी कर रहा हूँ। कैलरी कहती है तो ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। और जब वो सेकंड स्टेज शुरू करती है तब उसको अचानक से कुछ एनर्जी फील होने लगती है, और वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा भयानक और डरावनी होती है। कैलरी अपने मन ही मन कहती है और अब ये मत कहना कि ये ओमिनियस एनर्जी है, और ये क्या मेरा माना इसमें अब्जॉर्ब्ड हो रहा है। और अब अचानक
अचानक से वो वुल्फ आ जाता है, कैलरी को वहाँ से पकड़कर हटा देता है। कैलरी उसको देखती है और कहती है रेड वुल्फ यहाँ पर। रेड वुल्फ उसकी तरफ देखने लगता है। कैलरी अपने मन में कहती है क्या उसे सेंस हो गया कि मैं डेंजर में हूँ, वो मेरी हेल्प करने आया है। जिन उठता है और कहता है कैलरी क्या तुम ठीक हो। कैलरी अपनी मनी मन कहती है जिन को देखते हुए मैंने जो अभी देखा वो मेंटल वर्ल्ड था उसके अंदर का। ये वो टाइम होता है किसी पर्सन की पावर और नेचुरल स्वभाव शेप लेती है और एक वर्ल्ड के रूप में अपेयर होती है, क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन पर निर्भर करता है। हर एक आदमी का मेंटल वर्ल्ड अलग अलग होता है, लेकिन जिन की मेंटल वर्ल्ड में ऐसे ओमिनियस प्रेफरेंस का होना। जिन प्लीज सच सच बताना क्या तुमने गलती से भी किसी का इंटरनल कोर खाया है। जिन कहता है एक इंटरनल कोर मतलब। कैलरी उसको समझाती है मेरा मतलब है किसी मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर पाया जाने वाला क्रिस्टल। जिन कहता है अरे क्या तुम्हारा मतलब मॉन्स्टर एसेंस से है। हाँ मैंने इन्हें खाया है। कैलरी काफी शॉक होती है, उसको पकड़ती है और चिल्लाती है क्या तुमने इंटरनल कोर खा लिया, कब और कैसे, तुमने उसे कितना खाया। जिन कहता है मैंने मॉन्स्टर्स को हंट करते समय ही खाना शुरू कर दिया था, तो लगभग पिछले 10 सालों से मैं इसे लगातार खा रहा हूँ। और अगर तुम कोई इसका नंबर पूछती हो तो शायद हजारों में नहीं 10,000 में मैंने इसको खाया है। और क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है। कैलरी कहती है ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कोई ह्यूमन इंटरनल कोर खा लेता है तो वो मर जाते हैं या फिर एक मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। कर्मा इसे रेट्रोवेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये डिमोनिक रेलिम में पाए जाने वाली टर्बिल्ड एनर्जी का नाम है, या फिर इसे तुम कहो कि कोई अशांत ऊर्जा का नाम है। दुनिया बदल रही है। अब जो भी इंसान या कोई जिंदा प्राणी इसको अब्सॉर्ब करेगा तो उसके अंदर ऐसी अजीब पावर पैदा होगी जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया। और इन सब का सोर्स है एक मॉन्स्टर कोर, और ये कोई मामूली कोर नहीं है। ये एक ऐसा न्यूक्लियस है जो एक कर्मा से फॉर्म हुआ है, जो कि उस सालों से उसकी बॉडी में जमा हो रहा था। हर एक फाइट, हर एक सनसेस और वो सारी एनर्जी मिलाकर उस कोर को जन्म देती है। कैलरी अपने मनी मन कहती है ये बात मुझे परेशान कर रही है। द डार्क प्रिस्ट जब अनदर वर्ल्डली गेट खुला और उस कर्मा ने संसार को निकल लिया, लेकिन हद तो तब हो गए जब उन मॉन्स्टरों का साथ इंसानों ने देना शुरू कर दिया जो कर्मा को अब्सॉर्ब कर रहे थे, बल्कि उनके लिए कोई शैतान नहीं, एंजल्स बन चुके थे। सोचो जिसे दुनिया दुश्मन समझ रही थी वो लोग उसे ही भगवान मान रहे थे। उन लोगों ने मॉन्स्टर के मेन कोर को खा लिया और कुछ लोगों ने तो मॉन्स्टरों को, ह्यूमंस को सेक्रीफाइस कर दिया, यानी बलि दे दी। उन्हें पागल कहा जाता था। और जिन ने कहा उसने डीमंस मॉन्स्टर्स का शिकार करते हुए खाना शुरू किया और उसको 12 साल से भी ज़्यादा हो चुका है और नंबर्स तो अनगिनत हैं। उसने मॉन्स्टर कोर खा लिया। क्या जिन एक डार्क प्रिस्ट हो सकता है? नहीं। अगर वो डार्क प्रिस्ट होता तो वो मॉन्स्टर के कोर को खाने की बात को स्वीकार नहीं करता, उसकी मेंटल वर्ल्ड। लेकिन क्या वो और भी अजीब नहीं है? भले ही उसे ना पता हो कि मॉन्स्टर के अंदर के कोर काफी ज्यादा डेंजर होते हैं, वो इतनी घिनौनी चीज उठाकर क्यों खाएगा? वो सचमुच एक मिस्टीरियस मैन है। और अब हमें यहाँ पर कुछ बताया जाता है जिनने एक मॉन्स्टर को दूसरे मॉन्स्टर का कोर खाते देख उन लोगों की नकल की। अब कैलरी जिन से कहती है जिन अब चाहे जो भी हो जाए तुम्हें अब से मॉन्स्टर कोर को खाना बंद करना होगा। अभी तक तुम काफ़ी ज़्यादा लकी रहे हो। जिन कहता है क्या तुमको सचमुच लगता है कि मेरी मौत हो सकती है? जिन बड़बड़ाते हुए कहता है वो कह रही है कि मॉन्स्टर कोर को खाने से या तो आपकी मौत हो जाती है या आप मॉन्स्टर बनने लगते हैं, लेकिन उसके ठीक सामने एक जिंदा आदमी मौजूद है। क्या ये गवाह नहीं है? क्या उसकी ये इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है? और अगर ये सही है और ये फैक्ट भी है, लोगों को मारने के बाद मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। एंड वन फैक्ट और कि मैं हमेशा लड़ना चाहता था मॉन्स्टर कोर की वजह से। जिन कैलरी से कहता है ठीक है मैं कोशिश करूंगा। कैलरी उससे चिल्ला कर कहती है कोशिश माय ऐश, तुम्हें एब्सोल्युटली उसे स्टॉप करना होगा। अगर तुम लगातार मॉन्स्टर कोर खाते रहोगे तो तुम्हारी सिर्फ जान ही नहीं खतरे में रहेगी, तुम मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। जिन कहता है क्या मैं सचमुच में मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा? आई स्वेयर ये तुम्हारी जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे करंट स्टेट पे माना मैनिफिकेशन करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन ज़्यादा चिंता मत करो, एटलीस्ट आपको माना आल्ट करने में सक्षम होना चाहिए। जिन कहता है माना आल्ट मतलब। अब यहाँ पर सीन कटता है, हम लोग को फोर्थ पाइनर सिटी का सीन दिखाया जाता है। पूरी टीम वहाँ पहुँचती है। जिन कहता है वहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पहले से ही इतने ज़्यादा मैकेनरीज जमा है, मतलब भाड़े के सैनिक। कैलरी कहती है अभी सरप्राइज होने का टाइम नहीं है, अभी तो ये शुरुआत है। इस काम का स्कल साइज तो एक तरफ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मिशन की देखरेख एक हॉली नाइट कर रहा है। और अब हम लोग को एक हॉली नाइट को दिखाया जाता है जिसका नाम
रेमंड होता है। जिन उसे नोटिस करता है और कहता है उसको देखते हुए, उसके अंदर इतना ज़्यादा इंटेंस ऑरा है, उसको मर्कनाराइज से कंपेयर नहीं किया जा सकता। मैं एक नज़र में ही बता सकता हूँ कि ये कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं है। जिन कहता है, क्या जब कोई हॉली नाइट चार्ज संभालता है तो आम तौर पर इतने सारे लोग इकट्ठा रहते हैं? कैलरी जवाब देती है, वो इसलिए कि बस गोल्डन बग वुल्फ की तरफ से एक रिक्वेस्ट है। जिन कहता है, गोल्डन बग, क्या कोई ये इंसेक्ट टाइप का मॉन्स्टर है? कैलरी कहती है, अब ये मत कहना कि तुम गोल्डन बग के बारे में नहीं जानते हो। सच में यार, तुम्हें कुछ नहीं पता है, लेकिन तुम हंटिंग करते रहते हो। जॉनथन कहता है, द गोल्डन बग एक महान बिजनेसमैन है, एक ऐसा बिजनेसमैन जिसके पास असीम पावर मनी है। उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा रिचेस्ट मैन माना जाता है, लेकिन हाल ही में सडनली उनकी मौत हो गई। जिन कहता है, अचानक? क्या उसकी हत्या कर दी गई? जॉनथन कहता है, ऐसी अफवाहें तो चली रही हैं, लेकिन कुछ भी अभी क्लियर नहीं है। लेकिन अगर गोल्डन बग मर गया है तो फिर यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों जमा हुए हैं? जॉनथन कहता है, गोल्डन बग के 2 बेटे हैं, क्योंकि उन्हें गोल्डन बग वुल्फ की विरासत मिली है। किसी को तो दोनों बेटों की संपत्ति को बैरियर के अंदर ले जाना था। इस बार यही रिक्वेस्ट है। जिन कहता है, किसी बहुत बड़े अमीर टाइकून की धन दौलत को कहीं बाहर ले जाया जा रहा है। अब धन दौलत को एक साथ हिलते देख लोगों की भीड़ तो इकट्ठा होनी ही थी। अब यहाँ आवाज आती है, अगली ब्लैक मर्लिन मैकनरी ग्रुप, आगे आओ। जॉनथन इसको सुनता है और वो कहता है, आखिरकार अब हमारी बारी है, सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट। जिन, मेरे साथ एक पल के लिए चलो। जॉनथन जिन को धक्का देते हुए लेके जा रहा था। जॉनथन काफी हैरान था। जॉनथन उसको अंदर लेकर जाता है और होली नाइट रायमंड से कहता है, यही है वो आदमी, हमारे ग्रुप का सबसे ज्यादा मजबूत आदमी, और ये काफी ज्यादा पावरफुल है। ये वही आदमी है जिसने मैड स्कल को पकड़ा और वेयरवुल्फ को काबू में किया। वहाँ पर पीछे खड़ी हुई ऑडियंस कहती है, क्या ये वही है? लेकिन ये इतना ताकतवर नहीं दिखता। जिन कहता है, हेड क्रैशर, ये क्या बकवास है? जॉनथन कहता है, कुछ समय के लिए इसे बर्दाश्त कर लो, सब कुछ सही हो जाएगा। अच्छा तो अच्छा होता है ना? रायमंड कहता है, तेज से ब्लैक मर्लिन मैकनरी ग्रुप को पूरे 100 गोल्डन कॉइन्स, लेकिन याद रहे हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, हम कल सुबह रवाना हो जाएंगे सूरज की पहली किरण दिखने पर ही, तो इसलिए तैयार हो जाओ। जोनाथन ये सुनने के बाद कहता है, लेट्स गो। वहीं जिन भी कहता है, आखिरकार ये लोग पागल हैं क्या जो सिर्फ लगेज उठाने के 100 गोल्डन कॉइन्स दे रहे हैं? जोनाथन कहता है, देखो इस फील्ड का यही उसूल है, आधा पैसा हमारी मेहनत का होता है और बाकी का पैसा हमारे नेम वैल्यू का। हायरिंग फी इसी तरह फिक्स की जाती है, और देखो तो जरा, तुम्हारे नाम और हेड क्रैशर की वजह से हम लोग को इतने पैसे दिए गए, वरना कहाँ हम लोग को ये सब मिलता। जिन अभी भी सोच में था और वो कहता है, लेकिन यार इसका क्या मतलब है? ये तुम्हारा नेम है, मतलब निकनेम। इस नाम का मतलब यह है कि तुम अपने सामने आने वाले सभी मॉन्स्टर का सर उड़ा देते हो, इसलिए हेड क्रैशर। इतना सुनने के बाद जिन अपने मन में कहता है, जिस किसी ने भी यह नामकरण किया है उसकी नामकरण करने की सोच काफी ज्यादा खराब है, मतलब उसे बिल्कुल भी ज्यादा सेंस ही नहीं है। जोनाथन कहता है, वाह, 100 गोल्डन कॉइन्स को जीतना मानो जैकपॉट जैसा है ना? जिन ये सुनता है और अपने मन ही मन कहता है, इस लेवल का फेम ये तो ठीक ही ठाक है, अच्छा है काफ़ी, इससे मुझे माना आर्ट सीखने में मदद मिलेगी। अब यहाँ पर रात हो चुकी थी। हम लोग को एक नया सीन दिखाया जाता है जो कि मैकनरी ग्रुप क्वार्टर्स का होता है, जहां अंदर फाइटिंग चल रही होती है। 2 लोग उस फाइट को एंजॉय करते हुए चिल्ला रहे होते हैं, उसको मार डालना, उसको मत छोड़ना। दूसरी तरफ अगला बंदा कहता है, भागने की कोशिश मत करो। कैलरी जिन से कहती है, अरीना में पार्टिसिपेट कर रहे हो, क्या तुम ठीक रहोगे? जिन कैलरी से कहता है, तुमने कहा था हॉली नाइट्स माना का अच्छी तरीके से यूज करते हैं, है ना? मैं इस चीज से उनका ध्यान अपनी तरफ खींचूंगा और उनसे माना आर्ट सीखने का प्लान बना रहा हूँ। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे माइंड में कुछ चल रहा है। अकॉर्डिंग टू चैरोनिकल्स, होली नाइट्स ऐसे आदमी होते हैं कि किसी पावरफुल इंसान को देखते हैं तो वो उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और अगर वो तुम्हारी ताकत को, इस तरह को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, और ये मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ये एक ऐसी अरीना है कि हम लोग यहाँ पर एक दूसरे की रेपुटेशन को रिस्क में डालकर लड़ते हैं। मैं उस होली नाइट्स का ध्यान यहाँ पर अट्रैक्ट करूंगा और पहले तो मैं इसको मारूंगा। और अब फाइट स्टार्ट हो गई थी। वहाँ पर ओपोनेंट उसको मारता है काफी आसानी से। जिन उसके अटैक को डॉज करता है और एक जोरदार पंच मारता है और अपने पैर के नीस से उसके सर को काफी जोर से हिट करता है। और अब अरीना में बैठी ऑडियंस से काफी जोर जोर से तेज तेज चिल्लाने की आवाजें आने लगी थी। वाह, हेड क्रैशर तो अपने सचमुच नाम जैसा ही काम कर रहा है। मैं तुम्हारा अगला अपोनेंट बनूंगा कमीने। रायमंड जो एक हॉली नाइट है वो भी उस तरफ देखने लगता है। जिन अपने मन कहता है,
गुड, मैंने सबका ध्यान अपनी तरफ अटेंशन कर लिया है। हालांकि उनका ध्यान अट्रैक्ट करने पर मैं सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा। असली शुरुआत तो अब होगी। हॉली नाइट्स को मुझे सीरियसली लेने के लिए मुझे और भी ज्यादा लोगों को डिफीट करना होगा। अगर मैंने ऐसे 2 या 3 लोगों को हरा दिया तो वो अपने मन में सोचेगा कि मुझ जैसा आदमी यहाँ कैसे आ गया और कहाँ से आया है। लेकिन जब मैंने यहाँ पर 10 को हराया है, अगर वह सचमुच का नाइट है तो वो इस तरीके से सोचेगा। अब यहाँ अचानक से हॉली नाइट रायमंड कहता है, रैक्स उस आदमी से जाकर लड़ो। और अब जिन कहता है अब वो अपने अप्रेंटिक नाइट मतलब सबसे अच्छे नाइट को मेरे सामने भेजेगा। हॉली नाइट रायमंड ने उसको जो इंस्ट्रक्शन दिए थे मतलब रैक्स को, रैक्स कहता है अपने मन में बड़बड़ाते हुए, ये चाहता है कि मैं वो मामूली मैकनरी ग्रुप के एक भाड़े के सैनिक से फाइट करूं। वहीं दूसरी तरफ जिन उसको सामने देखते हुए अपने मन ही मन कह रहा होता है, और जब वो मोमेंट आएगा तब असली शुरुआत होगी। और अब जिन कहता है आई रिफ्यूज, मैं मना करता हूँ। और अपने मन ही मन कहता है माना आर्ट सीखने के लिए बातचीत की शुरुआत यहीं से होगी। और अब यहाँ पर कैलरी और जॉनथन काफ़ी ज़्यादा शॉक थे ये सब देखकर। और तो और ऑडियंस के पास भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी भरे फेसेस थे। वहीं दूसरी तरफ रैक्स चिल्लाते हुए जिनसे कह रहा होता है, तुमने आखिरकार रिफ्यूज़ क्यों किया? तुम मुझसे लड़ने से मना कैसे कर सकते हो? रैक्स काफ़ी ज़्यादा गुस्से से पागल हो रहा था। रायमंड जिनको काफ़ी ज़्यादा गौर से देख रहा था। रायमंड कहता है, क्या तुमको कहीं पर चोट लगी है? जिन कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। तो तुम इस मैच को क्यों इनकार कर रहे हो? जिन काफ़ी रिस्पेक्ट देता है और कहता है, हॉली नाइट मैं एक भाड़े का सैनिक हूँ, मतलब मैकनरी हूँ। एक मैकनरी जो मनी और पावर के पीछे भागता है। क्योंकि मुझ जैसा एक मैकनरी हॉली नाइट से फाइट कर रहा है तो इस चीज़ को मैं मुफ्त में कैसे कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं नहीं लड़ सकता। तो चलिए एक शर्त लगाते हैं। हॉली नाइट कहता है, शर्त पूरी होने के लिए हम दोनों के पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो हम चाहते हो। क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे तुमसे चाहिए हो सकती है? जिन कहता है, ऑफ कोर्स, शायद मैं उतना महान या प्रभावशाली व्यक्ति ना हूँ, लेकिन आपकी रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए मेरे पास वाकई बहुत सारा पैसा है। ऑडियंस में काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने की लहर थी। ये क्या पागल वागल है? वो एक हॉली नाइट से शर्त लगा रहा है जो सम्मान के साथ जीना मरना चाहता है। वो हॉली नाइट को कितना आसानी से ले रहा है। जहाँ दूसरी तरफ रैक्स अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, ये साला कमीना कहीं का। और अब वो चिल्लाकर कहता है, हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। जहाँ दूसरी तरफ रायमंड कहता है, बशर्ते इस लड़ाई में होने वाले डैमेज और नुकसान तो चलो एग्री करते हैं कि इसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं होगी, और यही है जो हम चाहते हैं। जिन अपने मन ही मन कहता है, मुझे यही सोचकर खुशी हो रही है कि मुझे कोई सेटलमेंट नहीं देना पड़ेगा, मैं उसे जी भर के पीट सकता हूँ। और अब जिन कहता है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, और हाँ, मैच डुएल ख़त्म होने के बाद मैं बताऊँगा कि मुझे क्या चाहिए। और अब रैक्स अरीना में उतर चुका था। रैक्स और जिन दोनों लोग एक दूसरे को आंख से आंख मिलाकर घूर रहे थे। जहां ऑडियंस से आवाज़ आ रही थी, आगे बढ़ो हेड क्रैशर, मैं सारी दौलत तुम पर लगाता हूं। वहीं जॉनथन पीछे से कहता है जिनसे, जिन अगर स्थिति खराब हो जाए तो मुझे सिग्नल देना। जिन काफ़ी कामली रिप्लाई करता है, डरने की जरूरत नहीं है, डोंट वेरी, मैं जीतूंगा। रैक्स कहता है, मुझे किस हद तक जाना चाहिए? रायमंड पीछे से कहता है, अपना पूरा जोर लगा दो, वो पक्का इजी अपोनेंट नहीं होगा। रैक्स कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। और अब रैक्स के बॉडी से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में माना निकलने लगता है। पीछे खड़ी हुई ऑडियंस कहती है, क्या ये माना आल्ट है? हॉली नाइट, इससे जीत लो। और अब काफ़ी स्पीड से अचानक से पल भर में रैक्स, जो कि एक हॉली नाइट है, वो जिन के सामने आ जाता है। और जिन अपने मन में तुरंत कहता है, इसकी स्पीड उन छोटे मोटे खिलाड़ियों से काफ़ी ज़्यादा अधिक है और इनक्रेडिबल है। और तो और एक रिफाइंड और पावरफुल फोर्स, इस फोर्स से मुझे कहीं हल्का सा झटका लगे तो मैं सचमुच मर सकता हूँ। जिन कहता है, अच्छा तो ये तुम्हारी माना आर्ट है, हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और अब रैक्स एक पावरफुल फोर्स से उस पर अटैक करता है। जिन अपने दोनों हाथों से उसके अटैक को ब्लॉक करता है, बट यहाँ पर रैक्स के अटैक में इतनी ज़्यादा पावरफुल फोर्स होती है, जिन पीछे घिसते हुए जाता है, काफ़ी दूर जाकर खड़ा होता है। रैक्स कहता है, यार तुमने अपना नाम क्या बताया था? तुम्हारा नाम जिन है ना? तुम डिमोनिक रिलिम मतलब डिमोनिक वर्ल्ड में एक भाड़े के सैनिक हो सकते हो, लेकिन रहोगे तुम एक जंगली जानवर ही। मैं तुम्हें एक हॉली नाइट को नीचा दिखाने का पछतावा कराऊंगा। ये कैसे मुमकिन है? द क्रैशर, जिसके नाम से लोग कांपते हैं, उसको एक अटैक में पीछे ढकेल दिया गया। मुझे लगा था कि ये मैच एक तरफा होगा, पर मुझे क्या पता था कि एक हॉली नाइट की ताकत इतनी ज्यादा होती है। धिक्कार है, इस रफ्तार से तो मैं अपना सारा पैसा खो दूंगा। कैलरी उसकी बातों को सुनती है और कहती है, जिन, जहाँ दूसरी तरफ उनकी फाइट चल रही होती है, एक पे एक पंचेस। रैक्स
जिन पर अटैक कर रहा था। रैक्स अपने मन ही मन ये देखने के बाद कहता है, ये क्या फीलिंग है। वह आदमी जब उसने दूसरे भाड़े के सैनिकों से लड़ाई की, उसने फाइट को लंबा नहीं खींचा और एक ही वार में उन सबको ढेर कर दिया। लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही, इसकी पावर इतनी ज्यादा है लेकिन इसकी मूवमेंट कितनी ज्यादा एक्सट्रीमली पैसिव है। क्या ऐसा हो सकता है उसके मन में कुछ योजना मतलब प्लानिंग चल रही है, जहाँ सामने रैक्स एक जबरदस्त पावर को कंज्यूम करके एक पंच मारता है और वो पंच काफी दूर से मारता है, लेकिन उसके पंच में माना निकलते हुए आगे की तरफ जाता है। लेकिन जिन उसको अपने हाथों से अचानक से डॉज कर देता है और वहाँ के ऑडियंस में काफी ज्यादा माहौल आ जाता है, ये तो काफी ज्यादा इंसेन डॉज है। और अब जोनाथन चिल्लाते हुए कहता है काफी ज्यादा फुर्ती से, उसने अपने नंगे हाथों से हॉली नाइट की माना आर्ट्स को डिफ्लेक्ट कर दिया। क्या ऐसा पॉसिबल है? जहाँ दूसरी तरफ जिन कहता है इसके साथ। अब जिन अपने मुंह से खून को धीरे से पोंछते हुए और एक हैरानी के साथ कहता है, इसी के साथ मैंने उसके कॉम्पैक्ट पावर को मेजर कर लिया। क्या अब मुझे उसकी सहन शक्ति को देखना चाहिए? और अब जिन एक काफी ज्यादा पावरफुल पंच उसके सीने में मारता है। पंच जैसे ही पड़ता है, रैक्स के दूसरी तरफ पीठ पर शॉकिंग वेव्स जैसा निकलता है। तुरंत रैक्स का मुंह खुल जाता है। वहीं दूसरी तरफ रायमंड अपने मन में तुरंत कहता है, रैक्स को तो एक नॉर्मल सा पंच लगा है, तो वो ऐसा मुंह क्यों बना रहा है? अब ये मत कहना कि वो किसी तरीके से किसी अवसर का वेट कर रहा था, वो तो बस फाइट को एंजॉय कर रहा था। जिन रैक्स से कहता है, ओहो मैंने इसे मारा, काफी जोर से मारा, क्या इस चीज को ये सह पा रहा है? क्या ये सब भी उसकी माना आर्ट के बदौलत है? जिन काफ़ी डीप वॉइस में कहता है, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम इसी तरीके के अटैक कितनी बार सह पाते हो। और अब अचानक से रायमंड अरीना में आता है और कहता है, फाइट को यहीं ख़त्म करो, उसमें उसका लॉस है, हम अपने वादों के अनुसार शर्त को पूरा करेंगे, तो इसे यहीं ख़त्म करते हैं। रैक्स बड़बड़ाते हुए कहता है, मैंने तो यार अभी बस शुरुआत ही की थी, सारा मजा किरकिरा हो गया, लेकिन चलो फिर भी मेरा प्लान सक्सेस हो गया। इस मैच को देख रहे लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, हेड क्रैशर से यही उम्मीद थी, मैंने तुम पर भरोसा किया था बास्टर्ड। अब यहाँ पर हम लोग को गोल्डन बग वुल्फ मेंशन का सीन दिखाया जाता है। गोल्डन बग का पहला बेटा डेरिक और गोल्डन बग का दूसरा बेटा सेड्रिक, जिसमें वो आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं, तो क्या हुआ, दीवार के अंदर जाने में 10 दिन लगेंगे। ऑर्डर अलायंस के वो कमीने बदमाश, हमने उन पर इतना पैसा लगाया है फिर भी 10 दिन कैसे लग सकते हैं? उन कमीनों का यही तरीका होता है, उनमें कोई ठोस बात नहीं होती, वो सिर्फ बातें करते हैं। क्या हम इतने टाइम तक ठीक रहेंगे? इसके अलावा हम लोग कर भी क्या सकते हैं? हमें बस तब तक यही प्रार्थना करनी होगी कि हमारा बॉडी, हमारी शरीर बस साथ दे। और अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां रायमंड एक पेड़ के ऊपर हाथ रखता है और अपने मन ही मन कहता है, माना आर्ट, बॉडी के पार्ट की तरह माना का यूज करना अपने शरीर और हथियार को बेहतर बनाने के लिए। जिसके पास हल्का सा भी टैलेंट हो वो इसे यूज कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ उसकी प्रोफेंसी पर डिपेंड करती है। ऐसा कहा जाता है कि एक ऐसी बेसिक टेक्निक है, पहाड़ों और समुद्रों को बीच से काटने में कैपेबल है। सीक्रेट फायर स्लैश। रायमंड एक जबरदस्त स्लैश मारता है और उसके स्लैश में इतनी ज्यादा पावर होती है कि सभी पक्षी वहां जंगल से उड़ने लगते हैं। पूरा जंगल कांप उठता है। रायमंड अपने शॉट को अंदर रखता है। रैक्स आता है और कहता है, जैसा कि एक्सपेक्ट किया था लॉर्ड रायमंड, आप काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हैं, आप तो सभी हॉली नाइट्स की आशा हैं, मैं आपकी तरह ऐसे कैसे बन सकता हूँ इतना परफेक्ट? रायमंड काफ़ी धीमे लहजे में कहता है, पीछे हटो रैक्स। रैक्स कहता है, ठीक है मैं समझ गया, आप काम करते रहिए। जिन ये सब देखते हुए कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे पहले कहीं देखा है, लेकिन फिर भी क्या यही प्रॉपर माना आर्ट है? ये जो भी है एप्रिटिंकल नाइट से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और तो और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग भी है, लेकिन फिर भी बिना किसी टेक्निक के उसे इतना काम करने में कैपेबल होना चाहिए। रायमंड कहता है, मैंने तुम्हें खुद ये दिखाया है, इसलिए ध्यान देकर इसे देखो और इस पे फोकस करो। जिन भी कहता है, हाँ मैं समझ गया। रायमंड, जब आप अपनी आर्म्स मोड़ते हैं तो नसें उभर आती हैं। जिन भी कहता है, और हाँ मसल्स सिकुड़ती हैं। रायमंड कहता है, तुमने अपने मसल्स के अंदर माना को होल्ड किया है। जिन अपने मन में सोचते हुए कहता है, अब तक तो ये कुछ वैसा ही है जैसा मुझे कैलोरी ने सिखाया था। जिन किसी चीज को नोटिस करता है और कहता है, मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा माना एनर्जी फ्लोइंग कर रही है, मेरे अंदर इतना ज्यादा माना कब से आ गया? एक काल्म और लाइट फ्लो माना, क्या ये कैलोरी का माना है? रायमंड कहता है, अब तुम उस माना को धीरे धीरे कंज्यूम करो।
शुरुआत में अपनी बॉडी को हिलाना डुलाना ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। रायमंड काफ़ी ज़्यादा गौर से जिन को नोटिस करता है और हल्का सा शौक होता है और अपने मन में कहता है, ये माना आर्ट सीखने के बाद तुरंत इसका यूज़ कर रहा है। अरे नहीं, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, ये अशुभ माना क्या है, मतलब ओमनियस माना। जैसा आपका दिमाग और सोच होगी वैसा ही माना आर्ट का आकार बन जाएगा। माना आर्ट का रंग रूप पूरी तरह इंसान की इनर वर्ल्ड यानी उसकी मन की गहराइयों पर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसी माना पावर होना जो इतनी ज़्यादा खौफनाक और डरावनी लग रही है। जिन, आखिर तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है? और अब जिन परफेक्ट एक माना आर्ट करने लगा था और प्रैक्टिस करते करते अपने मन ही मन कहता है, क्या ये इसलिए है क्योंकि मेरी पकड़ इस पर काफ़ी कमज़ोर है। इसमें जितनी मेहनत लग रही है उस हिसाब से रिजल्ट उतना खास नहीं है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कूल है। मैं इसको रियल कॉम्बैट में यूज़ करने के लिए बेताब हूँ। जिन माना आर्ट सीख कर वहाँ से अलविदा लेता है और पूरा ग्रुप अपने अपने सामान के साथ वापस लौटने लगता है। इसी बीच कैलरी जिन से कहती है, क्या तुमने माना आर्ट में महारत हासिल कर ली? ये तुम्हारे लिए आसान नहीं रहा होगा, लेकिन ये कमाल है। जिन कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से है कैलरी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, क्या तुम ठीक हो? जब तुमने पहली बार मेरी हेल्प की थी तब मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारा माना मेरे अंदर समा गया। कैली कुछ सोचती है और कहती है, मैं ठीक हूँ जिन, तुमने मुझे पहले भी बचाया था तो तुम इसे गिफ्ट समझो। जिन अपने मन ही मन कहता है, इतनी ज़्यादा अधिक पावर होने के बाद इसे नज़रअंदाज करना संभव नहीं था, लेकिन उसी की बदौलत मैंने माना आर्ट को काफ़ी ज़्यादा जल्दी सीख लिया। इसी बीच पीछे से एक आवाज़ आती है, वाह अनबिलीवेबल, बेसिक चीज़ें सीखने के बाद भी इतनी ज़्यादा खुशी मनाना। अपनी ट्रेनिंग में लापरवाही मत करो। तुम जैसे मामूली इंसान के लिए उन्होंने वक्त निकाला, तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए लॉर्ड रायमंड का। जिन अपने मन में कहता है, आखिरकार ये इतनी बकवास क्यों कर रहा है? अरे क्या ये कल की हार को लेकर अभी भी नाराज़ है? बहुत बढ़िया, वैसे भी मैं काफ़ी ज़्यादा ऊब रहा था। मुझे उसके अहंकार को थोड़ा ठेस पहुंचाना चाहिए और उससे झगड़ा शुरू कर देना चाहिए। जिन उसके घोड़े के पीछे हाथ मारता है, घोड़ा बेकाबू होकर आगे भाग जाता है। इसी बीच रायमंड कहता है, जिन प्लीज़ बात को समझने की कोशिश करो, मैं उस पर नियंत्रण रखूँगा। जिन बड़बड़ाते हुए कहता है, ओह कितनी अफसोस की बात है। और अब काफ़ी ज़्यादा तेज़ से आवाज़ आती है, यू इडियट, मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है, जल्दी लेकर आओ। जिन नोटिस करता है और रायमंड से कहता है, लगता है वहाँ कुछ चल रहा है। रायमंड कहता है, तुमको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मालिकों का वही पुराना तरीका है धौंस जमाने का। जिन कहता है, क्या तुम्हारा मतलब गोल्डन बग्स के सन से है? हाँ, गोल्डन बग वुल्फ्स की डेथ के बाद उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाने से खुद को नहीं रोका, इसीलिए अगर उनके खाने में ज़रा सी भी देरी हो जाए तो वो इसी तरीके से नखरे दिखाने लगते हैं। इन सबको नोटिस करना और देखना सिरदर्दी है, तो इसलिए इनको नज़रअंदाज करना ही सही तरीका है। जिन अपने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहता है, क्या ये थोड़ा सा अजीब नहीं है, टेंशन के मारे इतना ज़्यादा खाना खाना? मुझे ये सुनने के बाद इस बारे में मुझे कुछ बुरी फीलिंग आ रही है। जितना ज़्यादा वो खाना गायब होता जाता है उतना ही ज़्यादा ये स्ट्रॉन्गर फील हो रहा है, मानो ऐसा लग रहा है कि कोई मॉन्स्टर फूटने ही वाला है। जिन अचानक से कुछ नोटिस करता है, उनका सामान उठाने वाला टस्करस, मतलब वो बहुत बड़ा जाइंट टर्टल जोर से चिल्लाता है। जिन और हॉली नाइट रायमंड पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, अचानक से ये क्या हो रहा है? और अब वो टायरास्क जमीन में गिर जाता है। सडनली रायमंड पूछता है, आखिर क्या हुआ? टीम के मेंबर्स जवाब देते हुए कहते हैं, हमारे क्लाइंट्स को ले जाने वाला टायरास्क अचानक से उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। रायमंड ये सुनने के बाद हल्का सा शॉक होता है और अपने मन में कहता है, अरे नहीं, गोल्डन बग्स के बेटे। रायमंड अचानक से कहता है, रैक्स। रैक्स भी जवाब देता है, यस सर, क्लाइंट्स की सेफ्टी हमारी पहली प्रायोरिटी है। टायरास्क को शांत करो, भले इसके लिए तुम्हें उसे मारना पड़े। दोनों आगे बढ़ते हैं। रैक्स कहता है, ठीक है मैं समझ गया हूँ। अब यहाँ पर अचानक से एक बहुत बड़ा क्रिएचर दिखता है। कैलरिस को देखती है और चिल्लाते हुए कहती है, क्या ये अबॉमिनेशन है? जिन कहता है, एबॉमिनेशन मतलब एक इंसान जो डिमोनिक रिलिम के कर्मा के कारण एक मॉन्स्टर या जाइंट बन जाता है, इसी को घिनौना राक्षस कहते हैं। जिन अपने मन में कहता है, क्या एक इंसान जो एक राक्षस में बदल गया? वहीं दूसरी तरफ रायमंड अपनी शॉर्ट के साथ उस राक्षस के पास अटैक करने के लिए जा रहा होता है। एक सीक्रेट फायर स्लैश मारता है जिससे वो मॉन्स्टर कई भागों में बढ़ जाता है और रायमंड रैक्स को आवाज लगाता है। रैक्स भी उनके कई टुकड़े करता है। रायमंड मॉन्स्टर की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, इसकी बॉडी दोबारा से जनरेट हो रही है। और अब वो मॉन्स्टर दोबारा से जनरेट हो गया था। ये सब देखते हुए रायमंड और रैक्स काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। रैक्स कहता है, डैम इट,
आखिर ये दोबारा जनरेट हो गया। रायमंड ने उस मॉन्स्टर के कई टुकड़े किए थे जहाँ पर रैक्स खड़ा था। मॉन्स्टर रीजनरेट होता है, तभी रैक्स उसके मॉन्स्टर के मुंह में फंस जाता है। उसको बचाने के लिए रायमंड काफी तेजी से चिल्लाते हुए भागता है, रैक्स मैं तुम्हें बचाऊंगा। ये सब देखते हुए जोनाथन, कैलरी, जिन और पूरी स्क्वाड काफी ज्यादा शॉक थी। रायमंड अपने दांतों को पीसने लगता है और कहता है डैम इट, और दोबारा से एक सीक्रेट फायर स्लैश मारता है और आगे बढ़ता है। कहता है रैक्स रुक जाओ, मैं तुम्हें जल्दी बचा लूंगा, तुम हार नहीं मान सकते। जिन ये सब देख रहा होता है रायमंड के ऊपर दोबारा अटैक होने वाला था, लेकिन फिर अचानक से जिन आता है और उसको वहाँ से लेकर कहीं दूर जाकर गिरता है। जिन के पीछे खड़े हुए लोग कहते हैं हॉली नाइट हार गया, क्या इसी रफ्तार से हम सब मारे जाएंगे। जिन उस क्रिएचर को देखने के बाद कहता है ये एबोमिनेशन एक इंसान है जो मॉन्स्टर में बदल गया है। अगर मैं इंटरनल कोर को खाता रहूं तो क्या मैं भी एक दिन वैसे ही बन जाऊंगा। ये मुझको सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसके बारे में सोचने का वक्त नहीं है। सबसे पहले मुझे इस घिनौनी चीज से छुटकारा पाना होगा, इनक्रेडिबल डाइजेशन, और तो और कभी ना खत्म होने वाला इंडलेस रीजनरेशन। इस रफ्तार से तो ये सिर्फ ये अंतहीन और थका देने वाली लड़ाई बनकर रह जाएगी। अपनी पावर्स को बचाते हुए मुझे इसकी वीकनेस का पता लगाना होगा। जिन उसके आसपास भी नहीं भटक पा रहा था और अपने दांत को पीस कर रह जाता है, लेकिन फिर अचानक से एक बहुत ज़्यादा रफ्तार में भाला उस मॉन्स्टर को जाकर लगता है। वो भाला जोनाथन ने फेंका था और वो कहता है मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा जिन। वहीं दूसरी तरफ पीछे से कैलरी भी अपनी बुक को खोलती है और मैजिक करने लगती है। द शॉट बुराई को विफल करेंगे, और अब टीम मेंबर्स के भाले में वो माना ग्लो करने लगता है और अब वो चिल्लाकर कहते हैं मैजिक की वजह से इसका रीजनरेशन धीमा हो रहा है, और अब अलग हुए टुकड़े को रोको, उसे जुड़ने से रोक दो ताकि ये रीजनरेट ना हो पाए। और अब हम लोग को भी इन लोग का साथ देना होगा, अपना योगदान देना होगा। जिन ये सब देखकर खुश होता है, अपने मन में कहता है ये इतना भी बुरा नहीं है, मुझे लगा था कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से डर जाएंगे। दोबारा से उस क्रिएचर को देखता है और कहता है इसकी एनर्जी में भी अभी बदलाव आया है। और अब टीम के लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगते हैं अरे उस भयानक जीव के कंधे पर काफ़ी ज़्यादा चेहरे बने हुए हैं, ये गोल्डन बग के बेटे हैं। और अब वो मॉन्स्टर दोबारा से अटैक करने लगता है। जिन काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ से जूझ रहा होता है। इसी बीच जोनाथन कहता है क्या तुम ठीक हो जिन। जिन रिप्लाई करता है मैं ठीक हूँ, लेकिन सब सावधान रहो, वह चीज़ और भी मजबूत हो गई है। क्या ये वही समय था जब गोल्डन बग के फेस अपेयर हुए थे। अब हम क्या करें। जिन कहता है हमें बस इस पर लगातार काम करते रहना होगा। अगर हम लोग इसको एंडिंग तक काटते रहें तो सिर्फ इंटरनल कोर ही बचेगा। समस्या इसकी रीजनरेशन स्पीड में है। जोनाथन कहता है अगर समस्या यही है तो जैसे जैसे ये मजबूत होता गया हमने इसके हमले के तरीकों को भी जान लिया है। जिन एक स्माइल के साथ कहता है अगर तुम कहते हो तो मैं इसे अपनी इच्छा अनुसार काटूंगा अपने इस माना आल्ट के साथ। लो अब मैं चला। अब जिन अपनी माना आल्ट के साथ उस मॉन्स्टर को अलग अलग स्टाइल में काट रहा था, जहां दूसरी तरफ टीम के मेंबर्स उसको रीजनरेट होने से रोक रहे थे। अब जिन उसको अंत तक काटने के बाद उसके कोर तक पहुंच जाता है, जिनके सामने उनका कोर दिखाई दे रहा था। जिन उसको देखता है और कहता है इट्स ओवर, और एक स्लैश मार देता है उस कोर पर। सब देख रहे थे और अब वो मॉन्स्टर का कोर दो भागों में बट गया, जमीन पर गिर गया। अभी टीम के सारे लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगते हैं हम लोग जीत गए, हमें तो यकीन भी नहीं होता हम लोग ने इस भयानक चीज को हरा दिया, हमारी रेपुटेशन में जबरदस्त उछाल आने वाला है। ग्रेट वर्क एवरीवन। जिन उस कोर को नोटिस करता है और देखता है जिस कोर को उसने बीच से काटा वो कोर दोबारा से आपस में जुड़ गया। पूरी टीम खुशी मना रही थी। उन सबको कोई पेड़ के पीछे से देख रहा था। एक लड़की उनको पीछे से नोटिस कर रही होती है और वो कहती है गोल्डन बग्स के बेटे डेरेक एंड कैड्रिक आखिर तक अपने पिता से बिल्कुल अलग नहीं थे बेचारे, वो इतने ज़्यादा कायल और निकम्मे कैसे हो सकते हैं। और अब वो लड़की जिनको नोटिस करती है और कहती है हाँ क्या ये वही है जिसने उस अबोमिनेशन से लड़ाई की। आखिरकार ये है कौन, और तो और वो आखिरकार इंटरनल कोर क्यों ले रहा है। रात हो चुकी थी। जिन एक जगह बैठा था आग के पास। वो अपने बैग से उस कोर को निकालता है और खाता है। जैसे ही वो उसे खाता है तभी वो अचानक से किसी जगह पर पहुंच जाता है।
वो कहता है आखिरकार ये क्या है। ये किसी की मेमोरी है, जिस लड़की को भी हम लोग ने पहले देखा जो जिनको नोटिस कर रही थी। इस मेमोरी के अंदर वो लड़की भी होती है और वो गोल्डन बग के बेटे से कह रही होती है सच्चाई तो ये है, तुम्हारे बाप गोल्डन बग की मौत उनकी अपनी ही नाकामियों का नतीजा है। तो अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम मुझे रिजल्ट दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। और देखने से ऐसा लग रहा था कि तुम मुझे दिखाओ कि तुम कितने ज़्यादा स्पेशल हो और क्या तुम में इतनी काबिलियत है कि तुम मेरा साथ दे सको। और अब वो लड़की उसकी आंख पर एक ड्रॉप डालती है जो काफ़ी ज़्यादा गंदी तरीके से रिएक्ट करता है उसकी बॉडी पे और वो दर्द के मारे तड़पने लगता है। और फिर अचानक से सीन प्रेजेंट में आता है। जिन को उल्टी जैसा लग रहा था और वो वहाँ से उठता है, भागता है और जाकर उल्टियाँ करने लगता है। ये बहुत ही रेयर है, पर अगर कोई इस मास्टर का इंटरनल कोड निकाल कर खा ले तो उसे उस मास्टर की पावर मिल जाएंगी। बस इतना ही नहीं, कभी कभी तो वो मास्टर की यादें भी ऑब्जॉर्व कर लेता है। जिन अपने मन में सोचते हुए कह रहा था सोचा जाए तो इस इंटरनल कोड के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। क्या अभी अभी जो याद आई वह याद गोल्डन बग के बेटों में से किसी एक की थी। उनकी आंखों में कुछ डालने के बाद वो खौफनाक दरिंदों में बदल गए। उनका कहना है कि जब इंसान पर कर्मा का असर होता है तब ऐसे ही अबॉमिनेशन पैदा होते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि उस लिक्विड में कर्मा शामिल था और उस केस में वो वुमेन एक डार्क प्रीस्ट है। इसी बीच पीछे से कैलरी आती है और कहती है जिन अब हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए। ओ माय वे, तुम्हें इतना ज़्यादा स्वेटिंग क्यों हो रही है? क्या हुआ? अब ये मत कहना कि तुमने किसी इंटरनल कोर को दोबारा खाया है। क्या तुमने खाया? जिन कहता है क्या मुझे इसके बारे में दूसरों को बताना चाहिए, लेकिन मैं इसे कैसे समझाऊंगा कि मैंने एक मॉन्स्टर की यादें देखी हैं, वो भी इस इंटरनल कोर के साइड इफ़ेक्ट की वजह से। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना कहीं किसी गलत फहमी की वजह ना बन जाए। जिन आगे बढ़ते हुए कहता है डोंट वेरी, ऐसा कुछ नहीं है। जिन अपने मन ही मन कहता है फ़िलहाल के लिए इसे सीक्रेट ही रखते हैं। और अब वो प्रीस्ट उसको नोटिस कर रही थी पेड़ के पीछे से। लड़की कहती है क्या वो कोई साजिश रच रहा है? ऐसा बंदा जो इंटरनल खोर को सीधा निकल जाता है, वो ऑर्डर अलायंस के लिए काम कर रहा है। मैं बहुत क्यूरियस हूँ जब मैं उससे दोबारा मिलूंगी, क्या हम एलीज बनेंगे या एनिमी बनेंगे। अब यहाँ पर नया सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रैक्स के फ्यूनरल पे सब खड़े थे। मैं हारमनी के गॉड से प्रार्थना करता हूँ। रैक्स वो सबसे ज़्यादा बहादुर था, उसने अपनी सारी लाइफ शांति के लिए समर्पित कर दिया। कृपया उस पर नज़र रखें ताकि उसकी लाइफ व्यर्थ ना हो। रायमंड के पीछे खड़ा हुआ जिन अपने मन ही मन कहता है भले ही हम दोनों ने एक ही बार ड्यूल किया है, वह काफ़ी ज़्यादा यंग दिखता था, ये बहुत दुख की बात है। रायमंड किसी चीज़ को नोटिस करता है। रुको, आखिरकार वो क्या है? रेड वुल्फ। रायमंड अपनी शॉर्ट को ज़मीन में गाड़ते हुए कहता है मैं धन्यवाद देता हूँ। जिन अचानक से कहता है तुम अचानक ये क्या कर रहे हो? मैं ईए शांति के देवता को धन्यवाद कर रहा हूँ। देखा जाए तो हमारे ऑर्डर अलायंस में रेड वुल्फ को ही ईए के सबसे करीबी साथी माना जाता है। अब इस वक्त इस रेड वुल्फ का सामने आना इस बात का सबूत है कि देवता ईए हमें अपना सहारा दे रहे हैं, हमें तसल्ली दिला रहे हैं। जिन कहता है देवता का करीबी, पर ये तो मेरा पालतू कुत्ता पेटमट है। आखिरकार तुम लोग इसे क्या समझ रहे हो? रायमंड काफ़ी गुस्से से कहता है ये अपमान है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि रेड वुल्फ को पालतू कुत्ता बोलने की? और तो और वो मॉन्स्टर ऐसी प्रजाति का है ही नहीं कि जिसे कोई उसे काबू कर सके। जिन कहता है बड़बड़ाते हुए इसे यकीन ही नहीं हो रहा और अब वो आवाज़ लगाता है हे मट यहाँ आना। जिन हल्का सा सीरियस होता है और कहता है एक्टिंग करना बंद करो और यहाँ आओ। रेड वुल्फ हल्का सा घबराता है और तुरंत ही आता है और आकर बैठ जाता है। रायमंड कहता है वेट, क्या ये सच है? रायमंड उस रेड वुल्फ और जिन को इस तरीके से देखता है और कहता है ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसे पूरा ऑर्डर काबू नहीं कर पाया, तो फिर इसे एक मामूली सा इंसान कैसे काबू कर सकता है? जिन कहता है मैंने एक वेयरवुल्फ को मार डाला, तब से ये मेरा पीछा करता है, या यूँ कहो कि मुझे फॉलो करता है। रायमंड काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और कहता है क्या क्या मतलब? आखिरकार ये है कौन? रायमंड कहता है जिनसे जिन क्या मैं तुमसे एक फेवर ले सकता हूँ? अगर इस रेड वुल्फ का कोई नाम नहीं है तो क्या तुम इसका नाम रैक्स रख सकते हो? पहली बात तो ये ऐसे मॉन्स्टर को जिसे हमारा ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा पवित्र मानता है उसे पालतू कुत्ता कहना थोड़ा अपमानजनक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि हमारा मकसद
इस डिमोनिक रिलेम को साफ करना और शुद्ध करना है, और हमारा ये इरादा बिल्कुल पक्का है। मैं ये कामना करता हूँ कि रेक्स की वह इच्छा शक्ति कभी समाप्त ना हो और आगे बढ़ती रहे, क्योंकि उसने आखिरी तक अपनी तलवार नहीं छोड़ी। प्लीज़ उस रेड वुल्फ को जाने दो और उसके नाम को रेक्स रख दो और उसकी लेगेसी को आगे बढ़ाओ। जिन बड़बड़ाता है और कहता है रेक्स लेगेसी, हाँ। जिन उस रेड वुल्फ से पूछता है क्या तुम इस चीज़ से ओके हो? इन दैट केस आई अंडरस्टैंड, मैं इसका नाम रेक्स रखूँगा। रायमंड कहता है थैंक यू सो मच। इसी बीच अचानक से आवाज़ आती है। ओह, लगता है कि ओल्ड मैन ने गलत टाइम पर अपेयर हुए हैं एल्डर्स। जिन अचानक से कहता है ये एक एल्डर हैं क्या? ये एक इस एरिया के हाईएस्ट अथॉरिटीज़ में से एक हैं। अब हमें इन एल्डर के बारे में बताया जाता है। ये एल्डर ऑफ द थर्ड पाइनर सिटी, इनका नाम बाऊ है। रायमंड कहता है वेलकम एल्डर। इसी बीच बाऊ एल्डर से कहते हैं रायमंड, इतने दुख भरे समय में आने के लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। रायमंड कहता है बिल्कुल नहीं एल्डर, वैसे आपका यहाँ आना कैसे हुआ? बाऊ कहते हैं मैं इसलिए आया हूँ कि गोल्डन बग के बेटों की मौत की इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। रायमंड कहता है होल्ड ऑन, क्या आपको अभी भी लगता है कि उन लोगों को इन्हीं ने मारा है? जिन बड़बड़ाते हुए कहता है रुको, क्या हम पर शक किया जा रहा है? मुझे लगता है कि ये सही है, क्योंकि क्लाइंट की मौत तब हुई जब हम उनका भारी भरकम खजाना ले जा रहे थे ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ऐसे में किराए के सैनिकों पर शक करना लाजमी है। रायमंड कहता है क्या मेरा एविडेंस काफ़ी नहीं था? भाऊ कहते हैं नहीं, वो काफ़ी था। बहरहाल रही बात कि वो इतने ज़्यादा भयानक मॉन्स्टर मतलब एबॉमिनेशन कैसे बन गए, अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है। अब अचानक से भाऊ जिन के पास आते हैं और कहते हैं मुझे इस पूरे इंसिडेंट में एक डार्क प्रीस्ट की बदबू आ रही है। जिन, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? जिन अचानक से शॉक होता है और अपने मन ही मन कहता है आखिरकार इनको मेरा नाम कैसे पता है? अब ये मत कहना कि ये। इतना सोचने के बाद जिन रुकता है और कहता है क्या तुम मुझ पर डार्क प्रीस्ट होने का शक कर रहे हो? सीन कटता है। हम लोग को थर्ड पाइनर सिटी वरिट्रा अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एल्डर भाऊ और रायमंड और जिन बाकी सब लोग होते हैं। इसी बीच एल्डर भाऊ कहते हैं जो लोग तुम्हारी तरह स्ट्रांग होते हैं उनका टैलेंट बचपन से ही दिखने लगता है, लेकिन तुम तो एक दिन अचानक पता नहीं कहाँ से आ टपके और आते ही एक के बाद एक बड़े कारनामे तुमने करके दिखा दिए। और तो और तुम किस्मत से इस भयानक राक्षस मतलब अबॉमिनेशन में अचानक से आ गए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कितना ज़्यादा अजीब है? तुम्हारी नज़र में तुमको ये नहीं लगता? जिन ये सब बातें सुनने के बाद अपने मन में सोचता है क्या इसका मतलब ये नहीं कि अब ये इस एरिया का सबसे बड़ा बॉस बन चुका है? लगता है यहाँ के लोग हर ताकतवर बंदे पर कड़ी नज़र रखते हैं। तो अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है मेरा शक के दायरे में आना लाजमी है, खास करके तब कि असलियत में मैं इस दुनिया से हूँ ही नहीं। लेकिन अब जिन भाव से कहता है इस बात का हमारे और आपके बीच मुकाबले से क्या लेना देना एल्डर? मैं बस इसे समझ नहीं पा रहा। रायमंड कहता है वो सही कह रहा है एल्डर, वैसे भी वो मैसनरी मतलब भाड़े का सैनिक अभी थोड़ी देर पहले ही वो एक जंग से बाहर आया है, इसलिए अभी उसकी बॉडी पूरी तरीके से ठीक और परफेक्ट कंडीशन में नहीं है। अब यहाँ पर जिन हल्का सा बड़बड़ाते हुए कहता है मैं इस बात से एग्री हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो बूढ़ा भाऊ एल्डर कहता है तो क्या हुआ? तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम इन्वेस्टिगेशन में मदद नहीं करोगे, या यूं कहूँ कि कॉपरेट नहीं करोगे? और अब जिन और रायमंड अपने मन ही मन कहते हैं इनसे तो बात ही करना बेकार है, ये अपने आगे किसी की सुन ही नहीं रहे। और जिन अपने मन में कहता है अब मैं क्या करूँ? मैं सिर्फ इसलिए किसी को पीट नहीं सकता क्योंकि उसे मुझ पर शक है डार्क प्रीस्ट होने का, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं स्ट्रांग हूँ, और ऊपर से एक बूढ़े आदमी से लड़ना शायद थोड़ा ज़्यादा मुसीबत भरा हो सकता है। एल्डर भाऊ कहते हैं हो लगता है तुम्हारे दिमाग में कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। क्या तुम सिर्फ इसलिए परेशान हो क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ? मैं तुम्हारी सोच की इज्जत करता हूँ, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो वजह जिसने मुझे एल्डर की कुर्सी तक पहुँचाया है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने दम पर वहाँ पहुँचा हूँ। जिन अपने मन में कहता है ये कितना ज़्यादा फास्ट है। और अब एल्डर भाऊ अचानक से जिनके पास आते हैं और एक बहुत ज़ोरदार अटैक करते हैं, ग्रेट बेल स्ट्राइक। अटैक में ज़्यादा पावर होती है, जिनके मुंह से खून निकल जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। वहीं दूसरी तरफ खड़ा रायमंड काफ़ी शौक होकर कहता है जिन विक्ट्रा मॉन्क्स ऐसे मार्शल आर्टिस्ट हैं जिनके पास कमाल की इनक्रेडिबल लड़ने की कॉम्बैक्ट स्ट्रेंथ होती है, और एल्डर इन सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। तुम्हें एक सेकंड के लिए भी अपनी होशियारी कम नहीं करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एल्डर भाऊ कहते हैं हो रायमंड, क्या तुम थोड़ी तरफदारी नहीं कर रहे हो? अगर तुम इसी तरीके से उसकी साइड लेते रहे तो ये बूढ़ा आदमी
शायद वो जलन में आकर अपनी ताकत का कंट्रोल खो दे और अब दोबारा से एल्डर भाऊ जिन पर अटैक करते हैं उनके अटैक को जिन डॉज करता है। एल्डर भाऊ हल्के से सदमे में पहुंचते हैं और कहते हैं ओहो। वहीं दूसरी तरफ जिन अपने मनी मन कहता है उसने ब्लेड को अपने नंगे हाथों से पकड़ लिया। वो बहुत दर्दनाक था। उसने ठीक उसी जगह मारा जहां एबॉमिनेशन ने मारा। जिन को सोचता है और कहता है नो वेट अ सेकेंड, क्या मेरा शरीर पूरी तरीके से ठीक हो गया है? वो सारी चोटें जो मुझे एबॉमिनेशन से लगी थी उनकी वजह से मुझे कम से कम 2 हफ्ते तक बिस्तर पे पड़े रहना चाहिए था। और तो और यहाँ तक कि जो अभी हमला हुआ था उसका भी नुकसान धीरे धीरे ठीक हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं उस मॉन्स्टर के कोर खाने से उस एबॉमिनेशन की रीजनरेशन टेक्निक मिल चुकी है। ये तो एक जैकपॉट है। और अब भाऊ एल्डर जिनसे फाइट करते करते कहते हैं क्या तुम इसे जंग में जख्मी होना कहते हो? तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि एक बूढ़े आदमी का खून कैसे खौलाना है। मेरा मन तो है कि मैं इसके साथ थोड़ा और मुकाबला करूं, लेकिन मैं अब बच्चों जैसी हरकतें नहीं कर सकता। भाव अपने मन में कहते हैं अब जब मैंने तुम्हारी सुनी हुई ताकतों का सच पा लिया है तो अब अगले कदम पर बढ़ने का वक्त आ गया है, नेमली। और अब मैं अपनी मन की आंख का इस्तेमाल करूंगा। खुद को खाली करना ही खुद के साथ एक होने का एक सही रास्ता है। मैंने अपनी दोनों आंखों की कुर्बानी दी ताकि मेरी तीसरी आंख मतलब मन की आंख खुल सके। ये दिल की एक ऐसी आंख है जो सीधा मन की गहराई तक को देख लेती है और यहाँ तक कि आत्मा की गहराई तक भी। और अब तुम मुझे दिखाओ जिन कि क्या तुम एक डार्क प्रीस्ट हो, एक उभरती हुई न्यू रोशनी। और अब एल्डर भाव जिनकी आत्मा के अंदर झांक रहा था उनको वही सब चीजें दिख रही थी जो कैलरी को दिखी थी। अब यहाँ पर एल्डर भाव जिनके अंदर शैतानी ताकतों को कहता है दूर हो जाओ तुम दरिंदों, पीछे हटो। जिनके अंदर झांकते हुए वो कुछ देखते हैं और अपने मन में कहते हैं हे भगवान ये क्या है? एल्डर भाव के सामने जिनकी मानसिक दुनिया थी मतलब जिन्स मेंटल वर्ल्ड। सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है। जिन एल्डर भाव के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है क्या आप ठीक हैं एल्डर? अब यहाँ पर हमें बताया जाता है भाव जिनके माना को सेंस ही नहीं कर पाए। भाव को काफी ज्यादा पसीना आ रहा था और वो अपने मनी मन कहते हैं एक ऐसा भयानक मेंटल वर्ल्ड जो काफी बुरा ही नहीं काफी ज्यादा डरावना है। मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा है। फिर भी उसकी मेंटल वर्ल्ड पूरी तरीके से तबाह नहीं हुई है तो इसका मतलब ये है कि ये कोई डार्क प्रीस्ट नहीं है। अगर ऐसा है तो अब अचानक से एल्डर भाव जिनके सामने हाथ जोड़ लेते हैं। जिन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था। मैं माफी मांगता हूँ जिन, इस बूढ़े को उसकी बदतमीजी के लिए माफ कर दो। ये चेक करना काफी ज्यादा जरूरी था कि तुम डार्क प्रीस्ट हो या नहीं। इसी बीच काफी हैरानी से जिन कहता है आखिरकार ये अचानक क्या हो रहा है? अब अचानक से पीछे का दरवाजा खुलता है। वहाँ पर कोई खड़ा रहता है और वो कहता है ऐसा इसलिए कि मैं तुम्हें एक डार्क प्रीस्ट से जुड़े हुए मिशन सौंपना चाहती हूँ। जिन कहता है तुम कौन हो? आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम सिंडी है, मैं गोल्डन बग की सबसे छोटी बेटी हूँ। अब सीन कटता है सिंडी और भाऊ जिनको कहीं लेकर जाते हैं। ऐसे भयानक जीव पहली बार नहीं अपेयर हुआ है। हाल ही में थर्ड पाइनर सिटी के बीचों बीच से बहुत से लोग उस भयानक अबॉमिनेशन में बदलते जा रहे हैं। यहाँ तक कि आसपास के जंगल भी काफी तेजी से डिमोनिक रिलिम में बदलते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन उसकी बात सुनने के बाद अपने मनी मन कह रहा होता है यहाँ पर ये सब करप्ट होता जा रहा है। वहीं भाव कहते हैं हम पहुँच गए। जिन सामने देखता है तो कहता है तो ये है। और अब हम लोग को एक रेफ्ट कोर दिखाया जाता है, एक ऐसी चीज जो डिमोनिक रिलिम को फैलाती है। जिन जगहों पर यह रिफ्ट कोर दिखता है वो धीरे धीरे पूरी तरीके से डिमोनिक रिलिम में बदलने लगती है। जहां रिफ्ट कोर के सामने कुछ लोग प्रे कर रहे होते हैं हम पर तरस खाइए और अपना रहम बरसाइए, हम अपनी दुआ पेश करते हैं। ये सब देखने के बाद जिन अपने मनी मन कह रहा होता है रिफ्ट कोर को साफ करना कोई आसान काम नहीं लग रहा, लेकिन क्या कर्मा की शक्ति कमजोर नहीं हो जानी चाहिए? जैसे जैसे हम नॉर्थर्न एम्पायर से दूर जाते हैं सिंडी जिनकी बात सुनने के बाद कहती है हाँ तुम सही हो। जिन कहता है तो फिर अगर ये सब हो रहा है तो इसका मतलब? सिंडी कहती है हाँ इसका मतलब है कि इसके पीछे किसी का हाथ है, एक डार्क प्रीस्ट। अगर एबॉमिनेशन और रिफ्ट कोर की शाखाएं इसी रफ्तार से बढ़ती रही वो थर्ड पाइनर सिटी जिसे हमने काफी मेहनत से बनाया था अब एक बड़े खतरे का सामना करेगी। एल्डर भाव भी कहते हैं और सबसे बुरे हालात में हम पूरे शहर को खो सकते हैं। इसी वजह से हमने काफी ज्यादा बारीकी से डार्क प्रीस्ट का ठिकाना ढूंढने की कोशिश की और आखिरकार हमने उनके बेस की सस्पेक्टेड जगह को ढूंढ लिया। तो अब जैसा कि मैंने कहा क्या तुम 2 हफ्ते बाद होने वाले खात्मे के मिशन मतलब एक्सटर्मिनेशन ऑपरेशन में हमारा साथ दोगे? सिंडी कहती है हम तुम्हें इस काम के लिए सबसे ज्यादा पैसे देंगे। जिन अपने मन में कहता है
तो ये वजह थी वो लोग मुझे काम पर रखना चाहते थे। थर्ड पाइनर सिटी के एल्डर भाऊ और सिंडी जो गोल्डन बक्स की आखिरी निशानी है, इतने बड़े बिग शॉट्स की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई है। क्या लोगों ने आखिरकार मेरी काबिलियत को मान लिया? सीन कटता है, हम लोग को नया सीन दिखाया जाता है, पूरा ग्रुप निकल पड़ता है जहाँ कैलरी कह रही होती है, उफ तुम इसके बारे में बात ही मत करो, तुम्हें पता है कि मैं कितनी ज़्यादा फिक्र कर रही थी। अगर तुम्हें एक डार्क प्रीस्ट की जगह फंसाया गया तो मौत पक्की थी। मैंने सुना है कि वो बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर भी करते हैं, जिनके मन में तुरंत उल्टे ख्याल चलने लगते हैं। क्या वो मुझे इस तरीके से टॉर्चर करते हैं? इसी बीच कैलरी कहती है आखिरकार हम पहुंच गए। जिन कहता है तो यही है दीवारों के पीछे बसा शहर, वॉल सिटी यॉर्गिस। ये इतना बड़ा खतरा है कि इसका पाइनर सिटी से भी कोई मुकाबला नहीं, लेकिन ये इस दुनिया की सबसे महफूज जगह है। क्या मैं यहाँ रह पाऊंगा? लेकिन अभी सही वक्त नहीं है। सुनो रायमंड, सब लोग ध्यान दें, आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। जोनाथन काफी शौक होकर कहता है क्या तुम थर्ड पाइनर सिटी के लिए निकल रहे हो? जिन जोनाथन को बताता है हाँ मुझे एक नया काम मिला है। जोनाथन काफी सफिशियस तरीके से कहता है हाँ लेकिन ये इतनी अचानक कैसे? हाँ मैं जानता हूँ कि काम खत्म होने के बाद अपने अपने रास्ते ही निकल जाना बिजनेस का दस्तूर है, लेकिन यार ये हमेशा थोड़ा उदास कर देता है। जिन हल्का सा नर्वस होके उदास होके कहता है सही कहा तुमने, अब तुम लोग क्या करोगे? जोनाथन कहता है वेल मैं थोड़ी ड्रिंक करूंगा, उसके बाद थोड़ी और ड्रिंक करूंगा। उसके बगल में खड़ा बंदा वो भी कहता है मेरा भी कुछ ऐसा ही प्लान है। जिन कहता है ये लोग भी ना हद है। और तुम्हारा क्या प्लान है कैलरी? कैलरी कहती है वेल मुझे लगता है कि मुझे कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। जिन उससे पूछता है क्या तुमने इस बार काफी पैसे नहीं कमाए? कैलरी कहती है पैसा तो ठीक ठाक मिल गया, लेकिन मैजिक टावर जाने के लिए जितने पैसे चाहिए ये उससे अभी भी बहुत कम है। मैं खुद को एक मेज कहती तो हूँ, लेकिन आखिर में मैंने बस आम जानकारी ही इकट्ठा की है बस, इसलिए मेरी स्किल मुश्किल से बिगनर लेवल से थोड़ी ऊपर है। खैर ऐसा तो नहीं है कि मुझे अभी गुजारा करने में कोई दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं मैजिक टावर जाने के लिए पैसे जोड़ रही हूँ। वहाँ तुम बड़े लेवल का मैजिक सीख सकते हो। जिन बड़बड़ाता है क्या मैजिक टावर किसी जादुई यूनिवर्सिटी की तरह है? सिर्फ पढ़ाई करने के लिए ये पैसे कमा रही है, ये वाकई काबिल तारीफ है। जिन कुछ सोचता है और अपने बैग में हाथ डालता है और कुछ निकालने लगता है और कैलरी को एक पोटली देने लगता है और कहता है क्या इतना काफी होगा? कैलरी कहती है तुम ये क्या? जिन बोलता है ताकि तुम मैजिक टावर पहुंच सको, उसमें ये तुम्हारी मदद करेंगे। कैलरी हक बकाती है और कहती है क्या? ओह ये बिल्कुल नहीं, मैं इतनी बेशरम नहीं हो सकती, मैं इसे कैसे कबूल कर सकती हूँ? जिन कहता है मैं इसे मुफ्त में नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ कैलरी, इसे एक तोहफा समझो। जोनाथन ये देखकर काफी शौक तो अपने सर को पकड़कर कहता है इतनी बड़ी रकम? कैलरी कहती है फिर भी मेरे लिए। लेकिन जिन उसकी एक नहीं सुनता और उसके हाथ में सोने के सिक्के से भरी पोटली को पकड़ा देता है और कहता है मैं तुमसे फिर मिलूंगा। कैलरी काफी ज्यादा उदास हो जाती है और जब जिन जाने लगता है तो अपने हाथों से उसके कपड़े को पकड़ लेती है और कहती है थैंक यू जिन, मैं तुम्हारा ये एहसान जरूर चुकाऊंगी। जिन वहाँ से जाने लगता है और कहता है सभी लोग अपना ध्यान रखना, तो मैं चलता हूँ। सभी काफी ज्यादा उदास थे और सब लोग बाय करने लगते हैं। रेमंड मड डॉग मतलब रैक्स को नोटिस करता है, इनसे कहता है रैक्स का भी ध्यान रखना। सीन कटता है, हम लोग को एक नया सीन दिखाया जाता है जहाँ सिंडी और भाव को जिन नोटिस करता है। सिंडी कह रही होती है आपने तो कहा था कि कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको इस तरह यहाँ बाहर देखकर लगता है कि आप परेशान हो, है ना? एल्डर भाव कहते हैं तुम किस बारे में बात कर रही हो? आपका क्या मतलब है? मैं उस मैकनरी मतलब बाड़े के सैनिक की बात कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि उस जिन ने एक मॉन्स्टर कोर खा लिया है। एल्डर भाव कहते हैं सिर्फ इसलिए कि उसने एक मॉन्स्टर कोर खा लिया है उसे एक डार्क प्रीस्ट मारना सही नहीं लगता। हाँ आप बहुत ही खतरनाक बात कर रहे हैं, अगर आप मॉन्स्टर कोर खाते हैं तो आप ताकत के नशे में चूर हो जाएंगे और अपना होशो हवास खो दोगे। क्या ये एक आम बात नहीं है? एल्डर नहीं मास्टर, मुझे सब कुछ सच सच बताइए। क्या आपको अब भी ये उम्मीद है कि उस इंसान के अंदर इंसानियत बची है और इसीलिए आप जिनको बचा रहे हैं? एल्डर भाव कहते हैं मैं वाकई में वो बात नहीं करना चाहता। सिंडी कहती है मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर मैंने बदतमीजी की हो तो, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा, लेकिन मैं अभी के लिए इसे राज़ी रखूँगी। लेकिन जिन ने अगर कुछ भी गलत किया मैं उसे डार्क प्रीस्ट के तौर पर फंसा दूंगी। अगर ऐसा हुआ तो आप जिसने जिनको रिकमेंडेड किया था एल्डर आप भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। और वो वहाँ से चली जाती है। इतना कहकर एल्डर भाऊ अपने मन में कहते हैं फिक्र मत करो ऐसा कुछ नहीं होगा। जिन ने पहले से ही काफ़ी सारे मॉन्स्टर कोर्स खा लिए हैं और वो इतना ज़्यादा ताकतवर बन गया है कि कोई सोच भी नहीं सकता। इतनी मुश्किल के बाद भी उसने हार नहीं मानी और वो पागल नहीं हुआ और वो अभी भी दिमाग से मजबूत
सबूत एक इंसान की तरह है। इसके बावजूद भी उसका दिमागी संतुलन मतलब मेंटल वर्ल्ड नहीं बदला। ये इस बात का सबूत है कि कोई भी इंसान अपनी इंसानियत को बरकरार रख सकता है। और यहाँ तक कि मॉन्स्टर कोर खाने के बाद भी दुनिया अभी जिन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं इस सच को राज रख रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है इस दुनिया में ये एक बहुत बड़ी उम्मीद लाएगा। और अब फर्स्ट एक्सपीडिशनरी फोर्स के साथ जिन वहाँ पर निकल चुका था अपने काम की ओर, और अब यहाँ पर कोई फर्स्ट एक्सपेंडरी फोर्स में जुनून को जगाते हुए कह रहा होता है, ठीक वैसे ही जैसे प्यार करने का एक वक्त होता है और नफरत करने का भी एक वक्त होता है, अगर शांति का भी एक वक्त होता है तो एक वक्त लड़ने का भी होता है। उसने मेरे हाथों की तरफ इशारा किया और तलवार उठाने की कमांड दी, और मेरे हार्ट की तरफ उसने इशारा करते हुए कहा, भरोसे के साथ बुराई का सर्वनाश करने के लिए। जहाँ दूसरी तरफ जिन अपने जोर जोर से सर पर पत्थर मार रहा था, उसको एक वॉरियर नोटिस करता है और वो कहता है, आखिरकार इस बंदे को हुआ क्या है। जहाँ दूसरी तरफ जिन कह रहा होता है 596, 597, 600, और अपने मन में सोचते हुए कहता है, एक स्पेशल एबिलिटी जो मैंने मॉन्स्टर कोर बहुत सारे खाने के बाद हासिल की। एक मामूली खरोच को ठीक करने में लगभग 10 मिनट लगे, और वो फ्रैक्चर जो मुझे एबॉमिनेशन से मिला था वो 2 दिन में ठीक हो गया। तो फिर अगर मेरा हाथ कट जाए तो उसे 1 महीने के अंदर दोबारा रीजनरेट करना मुमकिन होगा। इसी वजह से मैं मॉन्स्टर कोर खाता हूँ, और अब मैं इसे अभी इसी वक्त एक्चुअल कॉम्बैट में देखना चाहता हूँ। और इसी बीच जिनके पास कोई आता है और कहता है, मैंने सुना है तुम्हारा निकनेम हेड क्रैशर है, तो क्या यार वो निकनेम तुम्हारा खुद का ही सर फोड़ने के बारे में था। जिन उससे तुरंत माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे माफ़ करना अगर मैंने तुम्हें डरा दिया हो, मुझे कुछ ट्राई करना था तो मैं इसलिए ये कर रहा था। और अब हमें उस आदमी के बारे में बताया जाता है, ये एक्सपेडिशनरी फोर्स का सुप्रीम कमांडर है, ऑर्डर ऑफ हार्मनी रोलन, और इसका नाम रोलन है। रोलन काफ़ी हंसते हुए कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारे जैसे काबिल और जीनियस लोग पसंद है। माना जाता है जो जीनियस होता है उसका दिमाग थोड़ा हिला हुआ होता है। जीनियस मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ। जिन हल्का सा शौक होता है और अपने मन में कहता है, आखिरकार ये बंदा मुझे जीनियस क्यों बोल रहा है, मेरा इससे ज़्यादा मेल जोल बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। जिन उसकी बात को बीच में ही काट देता है और उससे कहता है, सबसे ज़रूरी बात, आखिरकार हमारा प्लान क्या है। रोलन कहता है, बिल्कुल तुमने एक जीनियस की तरीके से बात की, तुम काफ़ी ज़्यादा बेसब्र हो। रोलन कहता है, हम थर्ड पाइनर सिटी के नॉर्थ वाली जंगल में जा रहे हैं। पहले हम अपने सामने वाले रिफ्ट कोर को साफ करेंगे, फिर उनके सेंटर की तरफ बढ़ेंगे। जब तक हम वहां पहुंच नहीं जाते तब तक हमें लड़ाई के सटीक समय का पता नहीं चलेगा, लेकिन हमारा गोल लड़ाई को 10 दिनों के अंदर ख़त्म करना है। जिन कहता है, वो जंगल इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए, क्या 10 दिन बहुत ज़्यादा नहीं है। रोलन कहता है, एक जीनियस से यही उम्मीद थी। हाँ, आमतौर पर तो वो काफ़ी लंबा समय होता है, लेकिन उन रिफ्ट कोर की वजह से मॉन्स्टर का इलाका और भी ज़्यादा बढ़ गया है। रोलन के पीछे से एक काफ़ी तगड़ा मॉन्स्टर अटैक करता है। वहीं दूसरी तरफ जिनके बगल में खड़ा हुआ वॉरियर काफ़ी तेज़ से चिल्लाता है कि कमांडर, लेकिन शायद से रोलन को पहले ही पता था कि उसके पीछे से मॉन्स्टर अटैक कर रहा है, और वो काफ़ी फुर्ती से अपनी तलवार को निकालता है और उस मॉन्स्टर को बीच से फाड़ कर रख देता है, और बहुत ही कामली कहता है, वो जो अक्सर डिमोनिक रिल्म की गहराई में रहते हैं वो अब धूप में बाहर निकल रहे हैं। और वहीं अब और भी तादाद में कुछ मॉन्स्टर्स अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं कुछ फोर्सेस की तरफ, और वो मॉन्स्टर मिट्टी के अंदर ही अंदर आगे बढ़ते हैं। उसी में से एक वॉरियर चिल्लाते हुए कहता है, सब लोग प्रिपेयर हो जाओ बैटल के लिए। एक मॉन्स्टर आगे की तरफ काफ़ी ज़ोर से बढ़ता है और एक वॉरियर को नोच नोच कर खाने लगता है। जिन काफ़ी हैरानी से देखता है और अपने मन में कहता है, लिच रैट्स, क्या ये लोग हमेशा से ही ज़मीन के अंदर खुदाई करने में माहिर थे। वहीं दूसरी तरफ रोलन चिल्लाता है और बोलता है, लड़ते वक्त तुम लोग अपनी पीठ बचा कर रखो, अगर तुमने उन्हें पीठ दिखाई तो इसका मतलब तुम लोग गए। रोलन जिन की तरफ भी नोटिस करता है और जिनसे कहता है, हे जीनियस, अपने पीछे देखो। अब जिन को काफ़ी ज़्यादा तादाद में लिच रैट्स अटैक कर देते हैं। जिन बस शांति से खड़ा रहता है और कुछ नहीं करता। रोलन चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, तुम पागल हो गए हो। वहीं अपना जिन लिच रैट्स को बीच बीच से फाड़ कर उनके कोड्स को निकाल कर खाने लगता है और अपने मनी मन कहता है, अगर मैं इन लिच रैट्स को खा जाऊं तो मैं इनकी एबिलिटी हासिल नहीं कर पाऊंगा। मुझे सच में नहीं लगता कि मुझे ज़मीन के अंदर खुदाई करने की एबिलिटी की ज़रूरत है। ये एक प्रॉब्लम है। वो मॉन्स्टर जो ठीक मेरी आंखों के सामने है
मुझे तो सिर्फ ये मॉन्स्टर कोर की तरह दिख रहे हैं। ये तब होता है जब एक मॉन्स्टर कोर को खाया जाता है, इसकी संभावना कम होती है उस मॉन्स्टर की स्किल हासिल करने की। यही वो असली राज है कि कैसे मैं डिमोनिक रिलेम में 12 साल तक जिंदा बच गया। इतने सारे मॉन्स्टर कोर खाने के बाद जिनका पेट भरने लगता है और वो कहता है, मुझे लगता है कि अब तक मैं 40 कोर खा चुका हूँ। क्या अब तक मुझे खुदाई की काबिलियत मतलब एबिलिटी नहीं मिल जानी चाहिए? और अब बहुत सारे लिच रैट्स। तभी एक वॉरियर आकर कहता है, हे मैसनरी, क्या तुम ठीक हो? जिन उससे चिल्लाकर कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर ठीक हूँ, तुम लोग अपनी तैयारी बनाए रखो। फिर अपने मन में सोचता है, ये क्या मैं इस तरीके से छिपकर मॉन्स्टर कोर नहीं खा सकता? और अब एक वॉरियर उसको बाहर की तरफ खींचते हुए कहता है, डोंट वेरी, हम लोग ठीक हैं। हम लोग इसलिए ठीक है क्योंकि हॉली क्वायर का परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गया है। इस परफॉर्मेंस से हमारे अंदर ताकत बढ़ती ही जा रही है। ये सब देखने के बाद जिन अपने मन में सोचता है, सैनिकों का स्टैमिना और डिफेंस काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गया है। क्या इन्हें इन हॉली सॉन्ग से बफ्स मिल रहे हैं? अरे नहीं, ज़्यादा ज़रूरी बात तो ये है, वो रोलैंड, मुझे लगा था कि ये स्वॉर्ड्समैन है। क्या वो एक सच में सपोर्टर है? एक्सपेंडिशनरी फोर्स काफ़ी तेज़ी से चिल्लाते हुए कहती है, सारे सैनिकों, अब जवाबी हमला करने का वक्त आ गया है। लिच रैट से लड़ते लड़ते रात हो चुकी थी। हम तुम्हारी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करेंगे। आज की लड़ाई ने जिसने भी हिस्सा लिया है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाओ। जो रिजल्ट रिकॉर्ड होंगे उसी के हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलेगा, इसलिए प्लीज़ कोऑपरेट करें। जहाँ दूसरी तरफ जिनको कुछ लोग नोटिस कर रहे होते हैं और आपस में बात करते हैं, सच में यार वो बंदा तो मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है। पत्थर से अपना सर फोड़ लेना और मॉन्स्टर के बीच घुस जाना। और अब वो मिट्टी खोद रहा है। जिन कहता है, धत्तेरी की, क्या मुझे ये एबिलिटी मिली नहीं? इनहेरिटेंस मतलब किसी की खूबी को हासिल करने के लिए किस्मत की जरूरत होती है। रोलन आता है और पूछता है जिन से, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? जिन कहता है, आह रोलान, मुझे माफ़ करना अगर मैंने तुम्हें पहले डरा दिया हो। रोलन कहता है, अरे बिल्कुल नहीं यार, तुम्हारी आज की फाइटिंग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव थी। सच कहूँ तो जब तुम सीधे उन मॉन्स्टर के झुंड में कूदे तो यार मुझे लगा था कि तुम मर जाओगे, लेकिन आखिर में तुमने अपने रिजल्ट से खुद को साबित कर ही दिया। मैंने सुना है कि तुमने अकेले ही 267 लिच रैट्स का शिकार किया, यहाँ तक कि होली नाइट भी 100 या 200 तक ही पहुँच पाए थे। मुझे लगता है कि जीनियस वाकई में सबसे अलग होते हैं ना? रोलन की इतनी बात सुनने के बाद जिन अपने मनी मन कहता है, काहे का खाक जीनियस, अगर मैंने मॉन्स्टर खोर खाने के बजाय अपना सारा ध्यान लड़ाई पर लगाया होता तो शायद तुम लोग की ज़रूरत ही ना पड़ती। जिन कहता है, वैसे रोलन, क्या तुम सपोर्ट फोर्स का हिस्सा थे? रोलन काफ़ी हकबकाते हुए कहता है, क्यों क्यों तुम ये पूछ रहे हो? इसके बारे में ही आखिर क्यों? क्या तुम सपोर्टर्स को नीचा दिखा रहे हो? जिन उसको समझाते हुए कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम उन लोगों में से हो जिन्हें सिर्फ रॉ पावर मतलब सिर्फ ताकत में ही इंटरेस्ट है। तो मैं बस थोड़ा सा हैरान था क्योंकि मैंने उम्मीद जो किया था वो ऐसा नहीं था। रोलन अपना गला साफ करते हुए कहता है, खैर तुमने तो मुझे पूरी तरीके से पहचान लिया, तुमने तो मेरी असलियत ही पकड़ ली। रोलन हल्का सैड होता है और जिन से कहता है, मेरे दिल में मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो तलवार चलाना चाहता है। जिन उसको समझाते हुए कहता है, तो क्या तुम्हें तलवार नहीं चलानी चाहिए? जिन तुम कह तो ठीक रहे हो, लेकिन बात यह है कि ऑर्डर अलायंस के लड़ने की वजह शांति है। बेहिसाब लोगों ने अपने घर खो दिए और डिमोनिक रेलियम राक्षसी दुनिया की वजह से मल रहे हैं। और ऐसी दुनिया में मैंने ऐसा रोल चुना जहां मैं सबसे ज़्यादा मदद कर सकता हूं। और वैसे भी मेरी तलवारबाजी थोड़ी ही बेहतर है, लेकिन मेरी म्यूज़िकल स्किल टॉप टायर मानी जाती है, यहाँ तक कि ऑर्डर अलायंस के अंदर भी। उसकी इतनी सारी बातें सुनने के बाद जिन अपने मनी मन बड़बड़ाता है, जब ये जीनियस हो, बचपन से ही टैलेंटेड होते हैं, इस तरीके की बातें कर रहा था और इन सब के बारे में बक रहा था, तो मुझे लगा था कि ये बहुत ज़्यादा पकाऊ बंदा है। लेकिन रोलन तो मेरी सोच से भी ज़्यादा सुलझा हुआ और अच्छा बंदा निकला। और अब जिन और रोलन के बीच बनने लगी थी, वो लोग रात में आपस में बात करते हुए सो जाते हैं। क्या रोलन, तुम अपनी मुझे कभी परफॉर्मेंस दिखा सकते हो? रोलन कहता है हंसते हुए, हाँ हाँ यार बिल्कुल, क्यों नहीं। इसके बाद हम लोग को एक हफ्ते बाद मतलब 1 वीक लेटर का सीन दिखाया जाता है, जहां रोलन एक तंबू के अंदर सबको समझाते हुए कह रहा होता है, बहुत सारे रिफ्ट कोर को तबाह करते हुए डिमोनिक रेलियम की तरफ बढ़ना, कुबोल्ड्स और यहाँ तक कि बड़े कानों वाले मॉन्स्टर। और ये बात तो बिल्कुल सच है, हम लोग जितना गहराई में जा रहे हैं हमें उतने ही ज़्यादा ताकतवर मॉन्स्टर मिल रहे हैं। और सैनिकों का हौसला कैसा है? तभी उनमें से एक वॉरियर कहता है, वो शुरुआत के मुकाबले से कई ज़्यादा जोश में हैं। रोलन कहता है, फिर से बोलना, मैंने सुना नहीं। और वो वॉरियर हल्का सा डरते हुए और
हिचकिचाते हुए कहता है, वो असलियत ये है कि इसी बीच हम लोग को जिन को दिखाया जाता है जो कि एक के बाद एक मॉन्स्टर को ढेर किए जा रहा था और उनके कोर्स को निकाल कर खा रहा था। और कोर खाते हुए कहता है, धत्तरी की एक और बेकार निकल गया। लेकिन सीन वापस से वहीं पर आता है जहाँ पर रोलन और वो वॉरियर बात कर रहे थे। वो मैकनरी हर एक मॉन्स्टर को सामने आते ही खत्म कर रहा है। ये सुनने के बाद रोलान जोर से हंसते हुए कहता है, एक अकेले मैसनरी से पीछे छूट गए, क्या इससे ऑर्डर अलायंस को ठेस नहीं पहुंचती? तभी दूसरा वॉरियर कहता है, ये कोई हंसने की बात नहीं है सोल्जर, अपने सैनिक जरूरत से ज्यादा रिलैक्स हो गए हैं और वो जिन परफॉर्मेंस का बहुत बड़ा हिस्सा लेने वाला है। रोलिन कहता है, अरे अच्छी बात तो अच्छी ही होती है ना, उसकी वजह से हमारा शायद ही कोई बंदा मारा गया है या घायल हुआ है। द फैक्ट इज ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर हम लोग के सामने अपेयर हो रहे हैं, हम लोग की मंजिल पास में ही है। हमें तब तक आराम कर लेना चाहिए जब तक हम लोग कर सकते हैं। सीन कटता है, हम लोग को एक अलग सीन दिखाया जाता है। एक दरारों से भरी खाई और बहुत ही ज्यादा डरावने 4 लोग। उनमें से एक मास्क वाला बंदा कहता है, क्या ऑर्डर अलायंस रास्ते में है? इन लोगों को इस जगह के बारे में कैसे पता चला? और जो डार्क प्रीस्ट होती है जिसको हम लोग दोबारा देखते हैं, वो उससे कहती है, हमने यहाँ पर आसपास इतने सारे रिफ्ट कोर प्लांट किए हैं, मतलब लगाए हैं, कि अगर उन्हें शक ना होता तो वो ज़्यादा अजीब बात होती। हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि हमारी सबसे छोटी यंगेस्ट सिबलिंग ने जब अपनी चाल चली थी तब उसने ये सब पहले ही सोच लिया था। हमारी चुनी हुई सबसे छोटी बहन वो इतनी ज़्यादा नाकाबिल तारीफ नहीं हो सकती। अब इसी बीच बड़ी कैप वाला आदमी थोड़ा सा हंसता है और कहता है, फिक्र मत करो, जैसा कि तुम जानते हो बचाव करने वालों के पास हमेशा से हमला करने वालों के मुकाबले ज़्यादा फ़ायदा होता है। दुश्मन का रिएक्शन हमारी उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा जल्दी मिल गया। जो भी हो, ये किसी काम में रुकावट नहीं डालेगा हमारे ग्रेट प्लान डार्कनेस में। और अब रोलन और जिन और पूरी फोर्स आगे की तरफ बढ़ रही थी और वो किसी जगह पर पहुंचते हैं। उनके आगे एक बहुत ही बड़ी खाई दिखती है। रोलन कहता है, रुक जाओ, ये क्या है? आखिरकार ये किस तरीके का पागलपन है? उनके आगे एक बहुत खतरनाक सिचुएशन आ चुकी। सभी लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। रोलन कहता है, क्या तुम श्योर हो कि यही हम लोग की डेस्टिनी है? उनके साथ का बंदा कहता है, हाँ, डिमोनिक रिलिम करप्ट एनर्जी यहीं पर जमा हो रही है। रोलन काफ़ी शौक में पड़ जाता है और अपने मन ही मन सोचते हुए कहता है, यार मैंने तो कभी ऐसा सुना ही नहीं कि ऐसी भी जगह एग्जिस्ट करती है। ये काफ़ी हैरानी की बात है। जिन ये पूरी जगह को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से नोटिस करता है। उसके बाद कहता है, क्या ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? नॉर्मली ऊंचाई से लड़ना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन एक गहरा गड्ढा खोदकर उसके अंदर छुपने की जगह बनाना? रोलन काफ़ी सफिकेशियस तरीके से कहता है, क्या ये ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सबकी नज़रों से बचना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो उन्हें एक टनल खोदनी चाहिए थी। जिन, मेरे ख्याल से ये एक ट्रैप हो सकता है। जिनकी ये बात सुनकर रोलन काफ़ी ज़्यादा शॉक था, लेकिन इसी बीच वो लोग कुछ समझ पाते। पीछे से मॉन्स्टर्स अटैक करने लगे थे और अब वहाँ पर खड़े हुए लोग काफ़ी तेज़ी से चिल्लाने लगते हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और अब जिस मॉन्स्टर ने पीछे से अटैक किया था, अब हमको उसके बारे में बताया जाता है। इसका नाम बिगफुट है, एक विशालकाय मॉन्स्टर जो 4 से 7 मीटर तक लंबा है। इसकी एक खास खूबियत इसकी असीम ताकत है और साथ ही साथ उस बिगफुट के गले में लपेटा हुआ एक सांप जैसा मॉन्स्टर, उसका नाम सेल्मोसा है, एक स्नेक मॉन्स्टर है। इसकी स्किन काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और तो और इसका जहर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। बिगफुट काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रहा था। वो अपने हाथों से ज़मीन पर पटक पटक कर ज़मीन फोड़ रहा था, सोल्जर्स को उठा उठा कर पटक रहा था। कुछ सोल्जर्स तो नीचे गड्ढे में भी गिर रहे थे और साथ ही साथ गड्ढे में जैसे ही वो सोल्जर्स गिर रहे थे, उन पर मकड़ी जैसे मॉन्स्टर भी अटैक करने के लिए आ चुके थे। गड्ढे में गिरा हुआ सोल्जर ये सब देखने के बाद कहता है, अरे नहीं। वहीं दूसरी तरफ एक मकड़ी दूसरे सोल्जर को खाने लगती है। रोलन चिल्लाता है, धत्तरी की सभी लोग उस गड्ढे में गिरते जा रहे हैं। सभी लोग ध्यान से सुनो, पहले उस बिगफुट से निपटो, ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं। होली चियोर, जल्दी से बफ्स कास्ट करो। और अब बाजी पलटने वाली थी। जिनके चेहरे पर एक बहुत ज़्यादा खौफनाक स्माइल आती है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो बिना किसी डर के उन मॉन्स्टर को देखता है और काफ़ी ज़्यादा स्वैग से कहता है, तो चलो आ जाओ। लेकिन जिनके चैलेंज करते ही बिगफुट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो अपने भारी भरकम पैर से ज़मीन पर मारता है और पूरी रफ्तार से जिन की तरफ आगे बढ़ता है। सारे सोल्जर्स काफ़ी ज़्यादा ये देखने के बाद शॉक थे। इसी बीच रोलन भी चिल्लाता है, जिन फाइट करते करते अपने मन ही मन कहता है, उन सबके झुंड में सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर, और इसके गले में एक सांप भी लटका है। बिल्कुल सही, तुम भी ये बात जानते हो ना, तुम्हारा मुकाबला किससे है? जिन उस गड्ढे में गिरता है
और अपनी तलवार से अपनी स्पीड को रोकते हुए जमीन पर लैंड करता है। दो दो बिगफुट उसके साथ साथ वहाँ पर गिरते हैं। जिन अपने मन ही मन स्ट्रेटजी बनाता है और कहता है इसके पास आसपास के इलाके का फ़ायदा उठाने के लिए मोमेंट है और साथ में क्लोज कॉम्बैट में इसके पास असीम ताकत भी है। और तो और एक और बात, दूर की लड़ाई के लिए इसके पास सांप का जहर भी है। इनमें से हर एक के पास सच में एक ऐसी एबिलिटी है जिसे सब पाना चाहते हैं। और तुम दिखने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहे हो। आमतौर पर जब दो मॉन्स्टर लड़ने के लिए आपस में हाथ मिला लेते हैं तो उनकी ताकत सिर्फ जुड़ती नहीं बल्कि कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन इस तरह के मॉन्स्टर की एक आम कमजोरी भी होती है। ठीक जिस तरीके से मेरे लिए एक साथ दो मॉन्स्टर का सामना करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, उन मॉन्स्टर के लिए उतना ही डिफ़िकल्ट होगा अपनी इन दो अलग अलग बॉडीज़ को एक बनाकर चलना। और अब काफ़ी ज़्यादा डीप आवाज़ में जिन कहता है चाहे उनका टीम वर्क कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब उन पर कोई बड़ा खतरा आएगा तो आखिरकार वो अपने जानवर वाले मूल स्वभाव पर मूव करेंगे। और बिल्कुल इसी तरह एक साथ दो मॉन्स्टर का शिकार किया जाता है। और अब जिन ने उस बिगफुट का गला काट दिया था, बिगफुट और उसके साथ ही साथ स्नेक दोनों लोग जमीन पर गिर जाते हैं। जिन कहता है खैर फिर भी एक गेटकीपर के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर था। जिन की नज़र किसी चीज़ पर पड़ती है और वो कहता है अरे ये तो सांप वाले मॉन्स्टर का मॉन्स्टर कोर। खैर लेकिन मुझे अभी अचानक से ये अजीब सा एहसास क्यों हुआ। छोड़ो भी रहने दो। जिन उस अजीब से एहसास को इग्नोर करके उसके मॉन्स्टर कोर को निकालता है और उसको खा जाता है। खाने के बाद कहता है मॉन्स्टर की एबिलिटी अब्सॉर्ब हो चुकी है। क्या मैं अब ये फ़र्क पहचान सकता हूँ कि कौन सा मॉन्स्टर कोर एक नई एबिलिटी देता है। मैंने इतने सारे मॉन्स्टर कोर खा लिए हैं कि अब मुझे हर तरीके की अजीब और करीब शक्तियाँ मिल रही हैं, लेकिन इस तरीके से अचानक बढ़ने वाली ताकत हमेशा एक भारी कीमत के साथ आती है। चलो देखते हैं कि मुझे इस बार कौन सी नई एबिलिटी मिली है। और अब जिन अपने पीछे किसी चीज़ को नोटिस करता है और अब यहाँ पर बड़ी कैप वाले आदमी की एंट्री होती है जो कि अपने मुंह से आग फेंक रहा था। और अब वो काफ़ी ज़्यादा डीप वॉइस में कहता है दुश्मन के इलाके में खड़े होकर काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स कर रहे हो, तुम काफ़ी ज़्यादा बेकार हो इंसान कहीं के। टस्क धत्तरी की, ये तो फेल हो गया। अब यहाँ पर टोपी वाले आदमी ने अपने मुंह से एक फायर निकालकर जो जिन की तरफ फेंकी थी वो फेल हो जाती है। जिन कहता है और मैंने सोचा था कि मुझे जहर वाली एबिलिटी मिल जाएगी। जिन कहता है ये वो एबिलिटी नहीं है जो मुझे चाहिए थी, लेकिन देखने में ये काफ़ी ज़्यादा काम की लग रही। क्या मैंने इसी के बदौलत उस फायर वाले अटैक को रोक लिया? ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसके बारे में समझना तो बनता है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। उसने मेरे दोनों अटैक को ब्लॉक कर दिया। क्या ये वही हो सकता है, वो सरफिरा कमीना जो इंसानों के साथ घूमता है और मॉन्स्टर कोर को निगलता रहता है? अगर ऐसा है तो मुझे भी अपना सब कुछ दांव पर लगाना होगा, मतलब पूरी ताकत लगानी होगी। और अब वो मकड़ी जैसी एबिलिटी को यूज करता है, जिन पर अटैक भी करता है। जिन उसके अटैक को डॉज करता है और अपने मन में कहता है अरे ये तो नया गुण मतलब इनहेरिटेंस है। क्या उसे ये स्किल एक स्पाइडर मॉन्स्टर के कोर को निगलने से मिली? और अब वो बिग कैप वाला बंदा कहता है मैं कब से तुम्हारे सामने आना चाहता था, ये सोचना कि तुम इस तरीके से खुद ब खुद मेरे सामने चले आओगे। मैं इतना शुक्रगुजार हूँ कि मेरे आंसू निकल गए। वहीं दूसरी तरफ जिन अपने मन ही मन कह रहा होता है ये अकेला नहीं था। और अब हमें दो स्पाइडर्स को दिखाया जाता है। एक स्पाइडर फायर मतलब अपने मुंह से आग को फेंक रही थी जिन की तरफ, और दूसरी स्पाइडर अपने मुंह से जहर को फेंक रही थी। जिन अपने शॉट से उनके अटैक को ब्लॉक करता है और जिन अपने मन में कहता है ये तो आग की ताकत है। गड्ढे के ऊपर खड़े हुए रोलेन पीछे की तरफ एक बहुत बड़े धमाके को नोटिस करता है और अपने मन में कहता है जिन। हमें दोबारा से उसी गड्ढे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन ने अपने फेस के सामने तलवार को रख दिया था और उसके अगल बगल पूरा सब तहस नहस हो जाता है आग की लपटों से। वहीं दूसरी तरफ बिग कैप वाला आदमी कहता है ओहो बहुत अच्छे, मैंने तो सोचा नहीं था कि कोई उस आग की लपटों को सीधा झेल कर और दोबारा से खड़ा रह सकता है। नहीं, क्या तुम्हें इंसान कहना गलत होगा? जिन उठता है और अपने मन ही मन कहता है पॉइजन गैस और आग ने एक बहुत बड़ा धमाका खड़ा कर दिया। क्या ये स्टोन स्किन होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा भारी पड़ रहा है? एक डार्क प्रीस्ट, जैसा कि उम्मीद थी उन्हें कम समझने की भूल बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। और अब दोनों लोग क्लोज कॉम्बैट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैप वाला आदमी कहता है चलो देखते हैं कि तुम क्लोज कॉम्बैट की लड़ाई कितनी अच्छे से झेल पाते हो। जिन अपने शॉट से उसके अटैक को ब्लॉक करता है और तुरंत अपने माना को अपनी शॉट में भरता है और अपनी शॉट से उस पर स्लैश मारता है। उसके पीछे से वो दोनों स्पाइडर दोबारा अटैक करते हैं। जिन अपने मन में कहता है
धत्तेरी की, क्या मुझे सबसे पहले इन दो स्पाइडर से निपटना चाहिए? लेकिन ये आसान नहीं होगा उस डार्क प्रीस्ट की वजह से। आग की वजह से मेरे अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं। मेरा रीजनरेशन और स्टोन स्किन दोनों ही एबिलिटी अपनी लिमिट पर है। मैं अब इसे और ज़्यादा देर तक झेल नहीं पाऊंगा। अब मैं बस ये कर सकता हूँ कि लेकिन अब इसी बीच वो मॉन्स्टर अपने स्पाइडर जैसे हाथों से उसकी पीठ पर काफी जोरदार अटैक कर देता है। स्टोन स्किन टूट जाती है, तलवार हाथ से गिर जाती है। डार्क प्रीस्ट के शकल पर एक जोरदार स्माइल थी। डार्क प्रीस्ट कहता है, ये कितना ज्यादा दिलचस्प है। अब मुझे समझ आया कि उन्होंने तुम्हें अकेला क्यों छोड़ दिया था। तुमने ना कि उस बेकार स्किल से मेरे हमले को रोका, बल्कि तुमने तो माना आल्ट का भी इस्तेमाल कर डाला। तुम वाकई में इतने ज्यादा कीमती टैलेंट हो कि तुम्हें मारा नहीं जा सकता। वेरी वेल, मैं तुम्हें एक खास ऑफर देता हूँ। द डार्क प्रीस्ट में शामिल हो जाओ। तुम ऐसा करो, कम से कम मैं तुम्हारी जान तो बख्श दूंगा। ये तुम्हारे लिए कोई बुरा ऑफर नहीं होना चाहिए। क्या तुम पहले से नहीं जानते कि स्किल्स का इस्तेमाल करना तुम्हें खास बनाता है? लेकिन आम इंसान जो खास नहीं होते वो हमेशा से उस ताकत को रोकने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे लिए भी ये कुछ अलग नहीं होगा। तुम बस किस्मत वाले हो। ऑर्डर अलायंस के साथ रहना, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि तुम मॉन्स्टर कोर का इस्तेमाल करते हो, उसकी ताकत का इस्तेमाल करते हो, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि वो अब भी तुम्हें एक इंसान समझेंगे? तो मेरा हाथ थाम लो, चलो हम दोनों लोग मिलकर काम करते हैं, क्योंकि हम दोनों लोग एक ही हालात में हैं। अगर तुम मेरा हाथ थामते हो तो तुम और ज़्यादा ताकतवर बन सकते हो और नई नई तरीके का पावर का एंजॉय कर सकते हो। जिन ये सब बात सुनने के बाद कहता है फक, और अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, तुम्हारे जैसा एक जोकर इतनी ज़्यादा बकवास कैसे कर लेता है? ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे तुम्हें एक ना एक सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। और अब वो डार्क प्रीस्ट काफ़ी ज़्यादा शौक था और वो हक बकाते हुए कहता है, अरे नहीं रुको, ये तो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिन अपनी आंखों को बंद करता है और एक डीपली वॉइस में कहता है, मैं सचमुच में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने और कोई चारा नहीं छोड़ा। अब यहाँ पर जिनकी आंखें चेंज हो चुकी थी, आग की लपटें जिनके पास से दूर भागने लगी थी, जिनके पास से रेड और ब्लैक मतलब लाल और काले कलर का ऑरा बाहर निकलने लगा था उसकी बॉडी से। डार्क प्रीस्ट अपने मन में कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। आखिरकार ये कैसी पावर है? जिन उस डार्क प्रीस्ट से कहता है, कम से कम कुछ ऐसी बात बोलो जो समझ में तो आए। जिन अपने जगह से खड़ा हो चुका था, उसके अगल बगल काफी ज्यादा ब्लैक और रेड ऑरा रिलीज हो रहा था। अब जिन काफी ज्यादा डीपली कहता है, एक भेड़िया कभी एक कुत्ते की सेवा कैसे कर सकता है? प्रीस्ट काफी ज्यादा डरा हुआ था। वो कहता है अपने मन में, अरे यार ये तो पागलपंती है। आखिरकार ये कौन सा रूप है? क्या ये इतनी देर से अपनी पूरी ताकत छुपा कर रख रहा था? मेरे बच्चों आगे बढ़ो, इसे राख में बदल दो। और अब जिनकी तरफ वो दोनों स्पाइडर आगे बढ़ती है पूरी अपनी पावर से। जिन अपने हाथ को ऊपर करता है और कहता है, हेवनली पनिशमेंट। उसकी एक उंगली ऊपर करते ही डार्क प्रीस्ट और बाकी की दो मकड़ियाँ थी, उनकी हालत खराब होती है। और डार्क प्रीस्ट अपने मन में कहता है, हमारी पावर के बीच इतना बड़ा अंतर था। आखिरकार इसने किस तरीके का मॉन्स्टर कोर खाया है जिससे इसे इतनी ज़्यादा ताकत मिल रही है? अरे जो भी हो, मुझे अभी के अभी यहाँ से भागना होगा। यहाँ रुकना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। डार्क प्रीस्ट भागने की प्लानिंग कर रहा था अपने मन ही मन, लेकिन फिर अचानक से जिन उसके पीछे आ जाता है। जिनकी ये स्पीड देखकर डार्क प्रीस्ट काफ़ी ज़्यादा हैरान था। वो कहता है, आखिरकार ये मेरे पीछे कब आया? और अब जिन ने उसके मकड़ी जैसे हाथों को अपने हाथ से पकड़कर उखाड़ दिया था और फिर दोबारा से एक और हाथ को उखाड़ता है। डार्क प्रीस्ट कुत्ते की तरह भागता है आगे की तरफ और किड़किड़ाते हुए कहता है, बस एक सेकंड रुक जाओ प्लीज़, बस मुझे बातचीत करने दो। तुमने और मैंने दोनों ने मॉन्स्टर कोर को खाया है। अगर हम दोनों लोग बात करें तो शायद कुछ ऐसा बना सकते हैं जो हम दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? जिन कहता है, तुम बस मेरी एक ही तरीके से मदद कर सकते हो, वो है बाकी के डार्क प्रीस्ट के बारे में जानकारी देना। डार्क प्रीस्ट कहता है, तुम आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिरकार तुम भी तो वही ताकत इस्तेमाल करते हो जो हम करते हैं, तो तुम उनका साथ देने की क्यों कोशिश कर रहे हो? जिन कहता है, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। डार्क प्रीस्ट काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए कहता है, जैसा तुम बोलोगे वैसा मैं करूँगा, लेकिन अभी के लिए रुक जाओ प्लीज़। लेकिन जिन उसकी एक नहीं सुनता, उसकी बॉडी के आर पार अपना हाथ कर देता है और उसको हवा में टांग देता है। तुम्हें सिर्फ एक मौका मिल रहा है। लेकिन जिन अपनी पूरी ताकत से उसको हवा में टांग देता है। प्रीस्ट कहता है, तुम कुत्ते के बच्चे। उसके इतना बोलते ही जिन उसे पूरी तरीके से वहीं ख़त्म कर देता है। एक तरीके से वो भाप बनकर या राख बनकर वहीं गिर जाता है।
जिनकी बॉडी से स्टोन जैसी एबिलिटी हटने लगी थी, उसका ब्लैक और रेड कलर का डरावना माना भी गायब होने लगा था, जिनकी आंखों से, नाक से, मुंह से खून आ रहा था और अब वो जमीन में वहीं ढेर हो जाता है और अपने मन में कहता है, डैम, ये बहुत ज़्यादा थका देने वाला है, इसलिए मैं इस काबिलियत का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। मैं यहाँ सो नहीं सकता। अरे नहीं, रुको, क्या ये रोलन है? शुक्र है, लगता है सब कुछ सही हो गया। वहीं दूसरी तरफ वो आंखें बंद कर देता है। रोलन चिल्लाता है और कहता है, जल्दी करो और एक स्ट्रेचर लेकर आओ। जिन, आखिरकार तुमने कैसी लड़ाई लड़ी। यहीं पे चैप्टर एंड होता है। अगर आप लोग को ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर टाइप कर दीजिएगा। जैसे ही न्यू पार्ट आएगा मैं अपलोड करूँगा। और एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो भी है मैं सच सच कहना चाहूँगा, मुझे एक नए माइक की ज़रूरत है जो कि 5,000 रुपये का है। उस माइक से मैं अपनी आवाज़ को इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। अभी जो मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो जो भी लोग कुछ डोनेट करना चाहते हैं वो स्क्रीन पर दिए गए बारकोड पर कर दीजिए और बाकी मैं UPI ID कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। जो लोग डोनेट कर सकते हैं तो सिर्फ वही लोग करें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना ताकि जब मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना बिल्कुल भी मत भूलना और लाइक एम करते हैं 1K।